चलो दोस्तों, तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर। ठीक है, तो पहले फिजिक्स, मेन फिजिक्स शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बेसिक सी चीज़ें जानेंगे कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। भाई ये क्या लिखा हुआ है सर, हम तो यहाँ फिजिक्स पढ़ने आए हैं, ये मैथमेटिक्स क्यों पढ़ा रहे हो सर, हम गलत स्ट्रीम में आ गए क्या? बायो वाले भी सोच रहे होंगे इतनी मुश्किल से मैथ से पीछा छुड़ाया था फिर आ गई है। तो भाई सिंपल सा फंडा है, अगर आपको फिजिक्स सीखनी है तो आपको मैथमेटिक्स का बेसिक आना चाहिए। भाई फिजिक्स सीधा बोलता है कि मैथ ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स क्या है, ये एक दूसरे के जिगरी हैं। फिजिक्स कहता है अगर मुझे समझना है तो पहले मेरे यार को बुलाओ भाई, मेरा दोस्त आएगा वही समझाएगा आपको। जो भी मैं कहना चाहता हूँ एक्सप्लेन वही कर पाएगा। मैं तो कह दूंगा पर आपको समझ नहीं आएगा। अगर मुझे समझना है तो पहले उससे समझो, मैं उसको बता देता हूँ, फिर वो अपने तरीके से अपने एक्सप्रेशन से वो तुमको समझाएगा। कई बार हमने देखा होगा कि फिजिक्स में क्या कई सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। कहीं पे आपने देखा होगा कुछ ऐसा सा साइन बन जाता है वेक्टर टाइप का, कुछ ऐसा लिख दिया कि ए वेक्टर है। अभी इसका क्या मतलब है भाई, हमने तो अभी तक देखा ही नहीं है। ऊपर एरो लगा रहे हैं, हमने कुछ ऐसा देखा था कि 9 बार ऐसा कुछ करके देखा था हमने, 9 पॉइंट कुछ है 0.09 बार ऐसा करके। बट ऐसा कुछ वेक्टर बना दिया, एरो बना दिया, उसके ऊपर कुछ ऐसा लिख दिया कि dx/dt। अबे ये क्या है, कुछ भी बोल दिया इसको। कहीं पे ऐसा सांप सा बना दिया, उसके अंदर कुछ लिख दिया कि f/dx। मतलब ये सब क्या चल रहा है भाई, हम तो फिजिक्स पढ़ने आए हैं, ये सब क्या है? तो ये सब क्या है, ये सब बेसिकली जो हमारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी हमारे लॉज हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ हमको मैथमेटिकल टर्म्स का यूज़ करना पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम वही बेसिक मैथमेटिक्स के फंडे सीखेंगे जिससे आपका फिजिक्स में स्मूथली काम हो जाए। 11th में इन सब चीज़ों के बारे में एक अलग पर्टिकुलर चैप्टर है, वेक्टर का एक अलग चैप्टर है, डिफरेंशिएशन का अलग चैप्टर है, इंटीग्रेशन का अलग चैप्टर है, बहुत बड़ा सा। ठीक है, तो जो लोग मैथ्स लिए हैं उन सबको तो काम हो जाएगा। बट ये कब आएगा, जब आएगा तब आएगा। फिजिक्स तो हमको अभी शुरू करनी है। ठीक है, तो अगर हमको अभी फिजिक्स शुरू करनी है तो उसको शुरू करने से पहले हमको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो पता होने चाहिए, तब तो हम अच्छे से चीज़ों को क्या कर पाएंगे, ग्रैस्प कर पाएंगे। वरना तो ऐसे ऊपर ऊपर ही जाएगा सर, ये कभी dy/dx लिख दे रहे हैं सर, कभी ये सांप बना दे रहे हैं, कभी एरो बना दिया, कभी इधर तिरछा विरछा बना दिया। भाई ये डायरेक्शन कहाँ से आ गई? तो वो सब चीज़ें बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अगर ऐसा लग रहा होगा ना कि बहुत टफ है, हमको ये टफ तब है जब इसको हम डीप लेवल में जाके देखते हैं। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, बट हमारे जितना काम का है उतना बेसिक बेसिक बहुत ईजी है, बहुत आसान है। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। जितना हम अपने फिजिक्स में यूज़ करने वाले हैं हम सिर्फ उतनी ही बात करेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो हम सीखने वाले हैं वो हम क्या सीखने वाले हैं, वो हम वेक्टर के बारे में सीखने वाले हैं भाई, कि वेक्टर क्या होता है, कैसा होता है। हमने सुना तो आप सब ने होगा, कुछ स्केलर सा होता है, कुछ वेक्टर सा होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़। तो हमने पहले क्या पढ़ रखा है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, चैप्टर 1 में उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम क्या डिफाइन करते थे? ठीक है, या तो वेक्टर होगा या तो कुछ स्केलर टाइप का होता है। ठीक है, तो स्केलर के अंदर क्या होता था अपना, मैग्नीट्यूड होता था। स्केलर में क्या होता था, कुछ हमने ऐसा एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करी थी, उसका फॉर्मूला क्या बताया था, एन इंटू यू, जिसमें एन क्या था, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, मैग्नीट्यूड को। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था यूनिट को। मतलब कोई मुझसे पूछे कि मेरा वेट कितना है तो मैंने बता दिया कितना भाई, 67 kg। ठीक है, कोई किसी ने पूछा कि भाई इसमें कितना पानी है तो बता दिया 1 लीटर है, या कुछ ऐसा, मतलब एक क्वांटिटी बता दी। मतलब उसके साथ मैग्नीट्यूड था और उसके साथ एक यूनिट थी। ठीक है, अभी तक सिर्फ इतने में हमारी बात हो रही थी और इतने से हमारा काम चल जा रहा था। बट अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जैसे जैसे चीज़ों को सीखेंगे, तो वेक्टर की ज़रूरत हमें कहाँ से आती है, पहले वो बहुत बेसिक सी चीज़ समझ लेते हैं। ठीक है, वेक्टर का जो बहुत बेसिक सा मतलब होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वेक्टर के पास क्या क्या होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर को पढ़ने के लिए जहाँ जहाँ पर भी जिस चीज़ को हमको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन भी बतानी पड़े, तो वहाँ पर हमको वेक्टर का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड हो गया और क्या हो गया, डायरेक्शन। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। बहुत मतलब हम इसको बेसिक से समझेंगे, एक बहुत ही लाइवली एग्जांपल से मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, चलो, जैसे मान लो ये क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड है, हरा हरा बना दिया भाई बढ़िया सी।
घास उगी हुई है उसमें। तो अब ग्राउंड में क्या हुआ कि एक ब्रिक रखी हुई है, ठीक है। अब ब्रिक भी मैंने क्या है हरी बना दी, तो ये मत कहना डालो, ठीक है, मतलब समझ लो कि ब्रिक है, ठीक है। तो अब इस ब्रिक को मैंने क्या बोल दिया कि मैंने इस ब्रिक को पूरा जोर और लगा के भाई मैंने यहाँ पर 5 मीटर इस साइड में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो मैंने इस ब्रिक को यहाँ से उठा के यहाँ से उठा के यहाँ तक शिफ्ट कर दिया। चलो भाई, तो अब हमने क्या किया, स्केल से इसका डिस्टेंस देख लिया भाई, रूलर से हमने देख लिया ये कितना आ रहा था, लगभग 5 मीटर के लगभग आ रहा था, ठीक है। चलो, तो हमने इतना डिस्टेंस देख लिया कि मैंने इस ब्रिक को कितना दूर किया, 5 मीटर दूर किया, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया। तो अब ये मैंने एक डिटेल दे दी आपको, ठीक है, कि मैंने इस ब्रिक को 5 मीटर दूर किया। अब तुम सामने देख रहे हो तो तुमको समझ में आ रहा है। अब जैसे मान लो कोई ये चीज़ नहीं देख रहा है, ठीक है, कोई सिर्फ सुन रहा है, तो वो उसको क्या सुनेगा कि हाँ ये एक ब्रिक है, मैंने इसको 5 मीटर मूव कर दिया। किधर मूव किया उसको कैसे पता चलेगा, या उसको मैंने ये बोला कि चलो जो काम मैंने किया वही तुम करके दिखाओ, तो वो इस ब्रिक को 5 मीटर ऊपर की तरफ भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, नीचे की तरफ भी कर सकता है, इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स भी कर सकता है, ठीक है। तो मुझे क्या है, इसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए क्या बताना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि मैंने 5 मीटर टूवर्ड्स लेफ्ट या टूवर्ड्स राइट जो भी हमने इसको डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आता है, डिस्प्लेस किया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो अगर मैं सिर्फ डिस्टेंस बता रहा हूँ कि मुझे इसको सिर्फ 5 मीटर दूर रखना है, तो 5 मीटर मैं कहीं भी रख दूंगा। अगर मेरा सिर्फ दूर से काम चल जा रहा है कि 5 मीटर दूर रखना है, तो उसके लिए फिर मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 5 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट रखना है, तो ये उसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की जब भी बात करेंगे तो वहाँ पे क्या जाता है कि एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम वेक्टर को डिफाइन करते हैं, इस तरह से हमको वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कि हमको बताना हो कि तुम किधर जा रहे हो या तुम किधर जाओ। किसी ने पूछा कि यहाँ से मान लो तुम कहीं पर भी हो, ठीक है, न्यू दिल्ली में हो या कहीं पर भी हो, अपने घर पे हो या एक किसी स्क्वायर पे खड़े हो, उसने किसी ने पूछ लिया कि भाई ये वाली शॉप किधर पड़ेगी, तो तुमने बताया यहाँ से लगभग 500 मीटर है, आप चले जाइए। लेकिन उसके साथ तुम उसको क्या बताओगे, यहाँ से 500 मीटर टुवर्ड्स दिस, यानी इस रोड पे आप सीधा चले जाओ, ठीक है। तो उसको आपने एक डायरेक्शन बता दी ना। कोई पूछता है कि हाँ तुम भाई डायरेक्शन बता दो इसका, तो इस तरह से हमको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और कोई भी इसमें बिल्कुल भी टफ नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, जितना हमको चाहिए उतना आसान से हो जाएगा। और अगर आपको वेक्टर अच्छे से आ गया तो आपकी आधी जो भी 1D 2D मोशन होती हैं वो तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। जो रेन मैन प्रॉब्लम और ये छाता वाता किधर रखना है किधर लगाना है, ये अगर वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे हवा में हो जाएंगी, ठीक है। चलो, तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है, कि मेरे को बता दिया, बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ वेक्टर। चलो अब आप इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं कि कौन सा यहाँ पर हमको वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। द नंबर 5, वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्लस डायरेक्शन, ठीक है। जिसके पास ये दोनों होगा वो क्या कहलाएगा, वो वेक्टर होगा, ठीक है। तो द नंबर 5, इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, यानी एक मैग्नीट्यूड है, साइज मान सकता हूँ, ये एक साइज है। तो नंबर 5 क्या हो गया, एक मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो ये वेक्टर हमारा नहीं होगा, ठीक है। चलो ये कैंसिल। द एंगल मेजर 5 डिग्री, चलो भाई, द एंगल मेजर 5 डिग्री। एंगल हम कैसे मेजर करते हैं, जैसे मान लो ये कोई भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, तो द एंगल मेजर 5 डिग्री, मतलब 5 डिग्री। इसने क्या बता दिया कि यहाँ से 5 डिग्री है भाई, चलो मतलब एक ऐसा रेफरेंस ले लिया मैंने एक्स एक्सिस को, तो यहाँ से 5 डिग्री पर है। तो इसने क्या बता दिया, इसने बेसिकली मुझे एक डायरेक्शन बता दी कि एक्स एक्सिस से 5 डिग्री की तरफ है, बट इसके पास क्या नहीं है, इसके पास मैग्नीट्यूड नहीं है, तो ये भी वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर के पास क्या क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया। चलो अब फोर्थ वाला देखो, द आउटकम ऑफ 2+3, द आउटकम ऑफ 2+3 क्या होगा, 5, अगर जोड़ना आता है तो, अरे वाह। चलो भाई, तो द आउटकम ऑफ 2+3 ये क्या हो गया, ये भी 5 हो गया, तो ये भी क्या है, एक नंबर है, इसके पास भी डायरेक्शन नहीं है, तो आंसर तो मेरा ये आ गया, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे आया। अब 3 गलत हो गए तो चौथा तो होगा ही भाई। चलो, तो अब इसको देखते हैं ये कैसे आता है। तो मेरे पास क्या है, ये मान लो, सॉरी, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई,
अब द पॉइंट 5,5 का मतलब क्या हो गया कि 0,0 मान लो यहाँ पर है, ठीक है, ये हो गया मेरा ओरिजिन। तो एक्स एक्सिस में क्या 5 यूनिट, ठीक है, और वाई एक्सिस में 5 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे 4 5 ये कॉमा क्या होगा 5,5, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की अगर मुझे पूछेगा कि ये पॉइंट कहाँ पर होगा, तो ये ओरिजिन से इतना दूर होगा। तो इसके पास क्या हो गया, ये जो भी ये लेंथ है ये इसका क्या हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये वाला जो एरो हो गया ये क्या दिखा रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये हो गया, इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास क्या है मैग्नीट्यूड भी है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो इतना समझ में आ गया कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अच्छा अब ये डिनोशन पे जाओ, ठीक है, कि मैंने ये वेक्टर पे ये चीज़ हमने समझ ली है। अब हम थोड़ा सा इसके नोटेशन पे समझते हैं, नोटेशन पे जाते हैं कि वेक्टर होता क्या है, ठीक है। जैसे मैंने ये वेक्टर दिखाया है कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर को हम एक ऐसा एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इस एरो में जो ये पीछे का पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम टेल बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वेक्टर का हेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है हेड, ये पॉइंट जो आगे वाला होता है ये होता है हेड, ये होता है टेल, ठीक है। इसका हम यूज़ करने वाले हैं आगे बहुत। तो ये हमको पता होना चाहिए कि वेक्टर में ये होता है एरो के साइड वाला होता है हेड, मतलब किधर जाना है वो डायरेक्शन को बताता है, और जो पीछे वाला होता है वो क्या होता है टेल होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से समझते हैं कि वेक्टर के बारे में और आगे से समझते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर मेरे इक्वल कब होते हैं, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर कब होगा, तो वेक्टर के पास क्या क्या होता है, मैं मान लेता हूँ क्या होता है, चलो बताया अभी हमने, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दो चीज़ें होती हैं। तो दो वेक्टर्स, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल होंगे जब उनके मैग्नीट्यूड एंड उनकी डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो, ठीक है। दोनों के मैग्नीट्यूड एंड दोनों के डायरेक्शन सेम हो। चलो भाई, तो दोनों वेक्टर्स इक्वल हो जाते हैं। अच्छा अब इक्वल वेक्टर्स का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो, सॉरी थोड़ा सा लाइन टेढ़ी आ रही है, चलो तो हम देखते हैं थोड़ा सा इसको, कुछ ऐसा सा, ठीक है। तो एक वेक्टर मेरे पास मान लो कुछ, इसको पैरेलल आप मान सकते हो, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने बनाया, और ये भी आ गया एक्स एक्सिस के पैरेलल। वाह, ये वाला कुछ अलग बन गया, ये वाला कुछ अलग बन गया। चलो भाई नॉर्मली ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो तो इस वेक्टर के पे देखो ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। मैं कह देता हूँ कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, लगभग सेम सा है, ठीक है। ये है 5 यूनिट का है, ये भी 5 यूनिट का है, ठीक है। दोनों 5-5 यूनिट के मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो दो वेक्टर्स जब सेम डायरेक्शन में हो तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये वेक्टर ए मैं इसको बोल देता हूँ, ये है वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर ए क्या है, वेक्टर बी के पैरेलल है, ठीक है। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं या तो वो क्या कहलाते हैं, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों एक ही डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, मतलब टूवर्ड्स एक्स डायरेक्शन, ठीक है, टूवर्ड्स प्लस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, मतलब डायरेक्शन दोनों का सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या होती है, किसी भी एक वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ, अप एंड डाउन उसको हम मूव कर सकते हैं, उससे उसके ना तो मैग्नीट्यूड में कुछ फ़र्क आना है ना उसके डायरेक्शन में कुछ फ़र्क आना है, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब जैसे मान लो एक वेक्टर मेरा ऐसा है तो इसको मैं पैरेलली इसके बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम, तो थोड़ा लाइन पे मत जाना छोटी बड़ी, तो इसका कॉन्सेप्ट समझो इसको, ठीक है। तो इसको हम पैरेलली आगे या पीछे मूव कर सकते हैं, उससे वेक्टर की इक्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं आता है, ठीक है। चलो तो इससे हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल if their magnitudes and the directions are same, thus a parallel translation of vector does not bring about any change on it, ठीक है। जो हमने अभी बोला कि जो भी पैरेलल ट्रांसलेशन होता है इसका, उससे हमारे वेक्टर पे कोई भी फ़र्क नहीं आता है, मतलब हम उसको जब पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो उससे हमारे वेक्टर की इक्वालिटी में कुछ फ़र्क नहीं आता, मतलब वेक्टर सेम ही होते हैं। चलो भाई
अब हमने वेक्टर्स के बारे में बेसिक चीज़ें हमने बता दी हैं। अब हम आते हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स पे, ठीक है। तो अलजेब्रा में जब हमने 5-6 क्लास में आपने सबसे पहले, या जो भी थर्ड वर्ड में कब पढ़ा होगा मुझे भी याद नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, प्लस करना चीज़ों को माइनस करना, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास एक नई क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब वेक्टर्स को हम कैसे प्लस करते हैं, कैसे हम वेक्टर्स को माइनस करते हैं, कैसे हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उनका अलजेब्रा हम बेसिकली कैसे करते हैं, तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, उसको हम समझ लेंगे, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन के 2 टाइप के रूल होते हैं, ठीक है। एक पॉलीगन लॉ होता है जिसको हम हेड टेल मेथड भी बोलते हैं। देखिए हेड टेल इसीलिए मैंने बताया था क्या होता है हेड, क्या होता है टेल, ठीक है। यहाँ पे हम उसका यूज़ करने वाले हैं। तो एक होता है हेड टेल मेथड और दूसरा होता है अपना क्या, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझेंगे पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ का मतलब ये है कि जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारे वेक्टर दे रखे हैं, 1 2 3 कुछ ऐसा 4, ठीक है। बहुत सारे वेक्टर दे रखे हैं, ये है वेक्टर ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ठीक है। 4 वेक्टर मुझे ऐसे दे रखे हैं इधर उधर करके, है ना। तो इन सब का जो सम होता है वो कैसा होता है, वो पैरेलल पॉलीगन लॉ ये कहता है कि एक वेक्टर को आप बेस मानो, ठीक है। अब पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखो, यानी बी को आप यहाँ पे शिफ्ट करो, ठीक है। पैरेलली आप इसको पहले इधर ले आओ, फिर थोड़ा नीचे ले आओ, मतलब बी को आप ए की हेड पे रखो, बी का टेल ए का हेड, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब बी के हेड पे सी का टेल, ठीक है। तो बी के हेड पे सी का टेल, ठीक है। पैरेलली शिफ्ट करना है आपको। अब फिर क्या, डी वाले पे, यानी सी के हेड पे डी का टेल, यानी कुछ ऐसा सा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेक्टर डी। तो जब हम जितने भी हमारे पास ऐसा, तो ऐसा क्या एक पॉलीगन टाइप का बनता है, बहुत सारी साइड्स हैं इसके, और ऐसे हम ऐसे ऐसे बनाते रहते हैं, जितने हमारे पास वेक्टर होंगे उसको हम ऐसा ऐड करते जाएंगे। तो जो फाइनल हमको पॉइंट मिलता है, और जो इनिशियल एकदम पॉइंट था हमारा, मतलब ए की जो टेल थी ये हमारी इनिशियल पॉइंट था, और जो डी का हेड है वो हमारा फाइनल पॉइंट है। तो इन दोनों को जो मिला देने से जो वेक्टर बनता है, ठीक है, ये वाला जो वेक्टर होगा इसको मैं ई बोल देता हूँ, ये क्या होगा, ये इन सब के सम के बराबर होगा, ठीक है। यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये ई के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेड टेल लॉ, इसका हम बहुत कम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बता दे रहा हूँ। और एक इसी में एक होता है ट्राइंगल लॉ, कि मतलब अगर 3 वेक्टर हैं मेरे, अगर वो तीनों वेक्टर मिल के एक ट्रायंगल बना दे रहे हैं, ठीक है। मतलब जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे अगर वापस आ गए हैं, तो इन तीनों का सम क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, यानी वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा 0। अगर जहाँ से हम शुरू किए थे 3 वेक्टर्स को हम बिल्कुल ऐसे ही पॉलीगन लॉ से अरेंज करते करते अगर हम वापस उसी कंडीशन पे आ गए, तीनों की डायरेक्शन चेक करो, यूनिफॉर्म है, ठीक है। ऐसे ऐसे और ऐसे, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्या होगा, ऐसे दिया होगा, ऐसे दिया होगा और ऐसे दिया होगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सम 0 नहीं होगा, ठीक है। हमारी डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इस केस में क्या होगा, इसकी जो टेल है और इसका जो हेड है वो लास्ट में है, मतलब वो कुछ इस टाइप का है, मतलब ये जो सी है ना वो बेसिकली इन दोनों का रिजल्टेंट है। यानी इसका टेल इसका हेड, फिर बी की टेल ए के हेड पे रखा, हमारे पास 2 वेक्टर थे, और तीसरा वाला क्या कर रहा है, फाइनल पॉइंट को मिला रहा है, मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो सी के बराबर होगा। यानी बेसिकली यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू सी होगा इस वाले केस में, ठीक है। और ये वाला जो केस है हमारा, अगर एक तीनों ट्रायंगल आपस में बिल्कुल डायरेक्शन सिमिलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जाते जाते क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गए, यानी जो फाइनल वेक्टर था उसका हेड है, जो इनिशियल का टेल था उसके पास आ गया, तो वो 0 हो जाता है। मतलब एक ट्रायंगल बना देते हैं ऐसा, तो 0, ठीक है। चलो, तो अब हम दूसरा लॉ, जो इसका वेक्टर एडिशन का जो दूसरा लॉ होता है उसको हम समझते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये भी, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। पैरेललोग्राम तो सबको पता होगा कैसा होता है, कुछ ऐसा, 2 पैरेलल साइड्स होती हैं इसकी, और 2 ऐसी पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि इस बार सही सा बन जाएगा। ये करेक्ट। चलो, तो
कुछ ऐसा सा हमको पता है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो अब इसी के बेसिस पे जैसे दो वेक्टर हैं उनको हम कैसे ऐड करते हैं पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू हम उनको समझेंगे, ठीक है। ये मेरा एक है वेक्टर ए, ठीक है, और एक है वेक्टर मेरा बी। मैंने पहले ही दोनों को मिला दिया, ऐसे भी ये हो सकते हैं, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, दो वेक्टर हैं। तो अब क्या करना है, दोनों को ये वाली मेथड पे हमने अभी तक क्या किया था कि हेड को टेल से मिलाया था, यानी दूसरे का टेल पहले का हेड, इस तरह से कंबाइन किया था। इस वाले लॉ में हमको क्या करना है, दो वेक्टर का एडिशन इससे हम निकालते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ सिर्फ दो वेक्टर के एडिशन पे अप्लाई होता है, ठीक है, ए एंड बी। तो दोनों का क्या करना है, इस बार हमको टेल मिलाना है। देखो हमने क्या मिला रखा है, दोनों का टेल, हेड तो इधर है दोनों का, ठीक है, तो दोनों का हमको टेल मिलाना है। अब क्या करना है, ये जो हमारा बी वेक्टर है इसको हम आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, बी के हेड पे पैरेलली शिफ्ट करेंगे, तो ये कुछ ऐसा सा बनेगा, है ना। और ये भी वेक्टर बी ही होगा, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कुछ फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। और ये वाला वेक्टर मेरा क्या होगा, ये वाला एक्सटेंडेड, ये वाला मेरा वेक्टर ए के बराबर होगा, ये भी पैरेलली शिफ्ट होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये दोनों साइड्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और ये वाली दोनों साइड्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, ठीक है। दोनों साइड्स आपस में बराबर, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा इनका, और पैरेलल है तो डायरेक्शन भी सेम होगी। तो इन दोनों का जो सम होता है वो अगर हम इसको क्या करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट या पैरेलली शिफ्ट करते हैं, तो जो एक पैरेललोग्राम बनता है तो उसका जो भी डायगोनल होता है, ठीक है, दोनों की टेल से शुरू होने वाला जो डायगोनल होता है उसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो डायगोनल बना है मेरा, ये किसके बराबर होगा, ये वेक्टर ए प्लस बी के बराबर होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ यही बोलता है, ठीक है, कि दो वेक्टर्स के अगर टेल को हम मिलाते हैं तो उनके टेल से होकर जाने वाला जो डायगोनल होता है वो उनके सम के बराबर होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आती है वो मैं अभी निकाल के आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अब कैसे करने वाले हैं उसका अपन पहले बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। दो हमारे पास वेक्टर हैं, कुछ मैं एक एक्सटेंडेड डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, दोबारा सा नीट एंड क्लीन ऐसा है कुछ, ठीक है। ये है मेरा वेक्टर ए, इसको, ये है वेक्टर ए और ये है मेरा वेक्टर बी, ठीक है। तो इसका मैं बता देता हूँ, चलो अपन मॉड ए जो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इसको ए बोलेंगे, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होगा उसको हम क्या बोल देंगे, बी बोल देंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा डिग्री, ठीक है। तो पैरेललोग्राम पहले बना लेंगे अपन, ठीक है। तो दोनों तरफ से पैरेलल एक्स्ट्रापोलेट करके, तो जो ये वाला मेरा वेक्टर होगा ये क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है। डायगोनल जो होगा दोनों से मिलके जाते हैं जाने वाला, ये मेरा होगा क्या, ए प्लस बी, यानी दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर मेरा ये होगा, ठीक है। चलो भाई इतना तक तो ठीक था। अब क्या करते हैं, जो मेरा ये बी वेक्टर है, ठीक है, जो मैंने इधर पैरेलली शिफ्ट करके बनाया है, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ और क्या करता हूँ, ये वाला जो हेड है यहाँ से एक परपेंडिकुलर अपन डालते हैं ए पर, ठीक है। तो ये वाला जो अपन परपेंडिकुलर डालते हैं, तो अब ये देखो, अगर ये मेरा वेक्टर बी है, ठीक है, ये एंगल अगर 60 डिग्री है, यार जो भी है थीटा है, सॉरी, तो ये वाला एंगल भी मेरा क्या सेम थीटा होगा, ठीक है। तो क्या आप मुझे ये लेंथ बता सकते हैं कितनी आएगी और ये लेंथ कितनी आएगी, क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाले ट्रायंगल पे देखो, ये वाली, चलो अलग से करके देख लेते हैं, ठीक है। ये है मेरा बी के बराबर, ठीक है, ये वाला जो डायगोनल है जो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो जो इसका हाइपोटेनस है इसकी वैल्यू क्या है, बी, ये है थीटा। तो अगर मैं लिख दूं क्या, दिस बाय दिस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या होता है मेरा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, वाई बाई बी। तो वाई की वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, अगर मैं इस ट्रायंगल में कॉस थीटा देखूंगा तो वो एक्स बाई बी आ जाएगा। इसको मैं एक्स अगर बोल दूं तो ये वाली साइड को एक्स, इसको वाई, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो मेरा एक्स कितना हो गया, यहाँ से आ गई मेरे पास x की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, x इक्वल टू आ गया b कॉस थीटा, है ना।
तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं जो भी है, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास b cos थीटा, और ये वाला क्या हो गया मेरा b sin थीटा। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन हम बाद में अलग से निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को मैं क्या बोल देता हूँ, रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट यानी मॉड ऑफ a प्लस बी। ठीक है, चलो तो अब इन पॉइंट्स को एक बार मैं नाम दे के बताता हूँ। ठीक है, चलो ये मान लो हो गया a, ये हो गया पॉइंट b, ये हो गया c, एंड दिस वन इज़ पॉइंट d, एंड दिस वन इज़ पॉइंट e। ठीक है, तो अब देखो ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल देखो कौन सा, AED। ठीक है, AED ट्राइंगल, AED मेरा कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, AED। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ठीक है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम सबको आती है। जल्दी से इन सब की क्या रख दो, वैल्यू रख दो। AD क्या है, मॉड ऑफ A प्लस बी, यानी मॉड ऑफ R। ठीक है, मॉड ऑफ R कितना हो गया, ये AE कितना हो गया, AE हो गया मेरा मॉड A प्लस B कॉस थीटा, यानी A प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस DE मेरा कितना हो गया, दिस वाली, दिस साइड इज B साइन थीटा। ठीक है, तो B साइन थीटा का होल स्क्वायर। जल्दी से स्क्वायर स्क्वायर खोल दो और वैल्यू लिख दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा, ये हो गया इसका पूरे का स्क्वायर। ठीक है, खोल दिया, और ये वाले का क्या हो गया, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलो जल्दी से अब इसको इकट्ठे करो, थोड़ा सा और जल्दी करेंगे। देखो ये देखो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले ए स्क्वायर लिख दिया प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो बचा हुआ वो बाद में, प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ठीक है, आइडेंटिटी है ये, तो ये क्या बन गया मेरा, और ये मेरा किसके बराबर है, ये है मॉड ऑफ A प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर है, हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करो, स्क्वायर को दोनों साइड अंडर रूट ले लो, तो मॉड ऑफ आ गया मेरे पास A प्लस बी इज इक्वल टू, अब मैं वैल्यू रख देता हूँ सबकी, A स्क्वायर यानी किसका, यानी मॉड ऑफ A का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड A मॉड B कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गई मेरी क्या, दोनों की जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड मेरा इतना आ गया। ठीक है, सॉरी, तो जो इन दोनों का मैग्नीट्यूड था मेरा रिजल्टेंट का, वो इतना आ गया। ओके, चलो भाई, ये मिल गया मुझे क्या, रिजल्टेंट। अब हम जल्दी से इसके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन, अगर ये वाली इसकी डायरेक्शन मुझे निकालनी है, और इसको मैं बोल देता हूँ क्या है, अल्फ़ा है। ठीक है, अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो कितना हो जाएगा मेरा, अगर मैं इसी सेम ट्रायंगल में AED, ठीक है, ट्रायंगल AED इसी में देखेंगे, तो अगर मैं tan अल्फ़ा लिखता हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मेरा कितना है, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू रख के हम यहाँ पे tan अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, और तो हमारा अल्फ़ा आ जाएगा। तो डायरेक्शन हमने ऐसे निकाल ली, रिजल्टेंट हमने ऐसे निकाल लिया। ठीक है, तो जब भी दो वेक्टर्स का पैरेललोग्राम लॉ से सम होता है, या जो भी दो वेक्टर हमको ऐसे दे रखे होंगे कि यूनिट है, कुछ मैग्नीट्यूड, इसका A का मैग्नीट्यूड 5 है, B का मैग्नीट्यूड 6 है, दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री है, तो बताओ उनका रिजल्टेंट कितना होगा, प्लस उनका जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन कितना होगी। तो रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे डायरेक्टली, दोनों का ऐसा रख के, और बीच का एंगल ये क्या होगा, कॉस थीटा। थीटा जो होगा वो क्या होगा, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, कि जो थीटा की हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, तो उसमें जो छोटा वाला एंगल होगा हमेशा उसकी बात करनी, क्योंकि देखो अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है,
तो इनके बीच में एक एंगल ये थीटा है प्लस दूसरा एंगल ये वाला भी है ना। तो हमको हमेशा छोटे वाले एंगल की बात करनी है। ओके, चलो सॉर्टेड है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर का एडिशन, दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जोड़ना हमने सीख लिया। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को हम जानते हैं। सब्ट्रैक्शन, देखो जब भी हम वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर में सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ भी नहीं होता भाई। इसमें वो वाला फंडा ही नहीं है कि एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। हम सब्ट्रैक्शन को भी वेक्टर में कैसे एज अ एडिशन ही देखते हैं, ठीक है। कैसे, मेरी बात का क्या मतलब हुआ वो समझो, ठीक है। जैसे मान लो दो वेक्टर्स का मुझे सब्ट्रैक्शन निकालना है, ठीक है। क्या होगा, तो सब्ट्रैक्शन हमको बिल्कुल नहीं आता भाई, वेक्टर में हम हमेशा एडिशन ही करते हैं। तो इसको मैं और कैसा लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, वेक्टर ए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। मतलब हमने वेक्टर ए और माइनस बी को ऐड कर दिया, ठीक है। मतलब अगर मेरा वेक्टर ये ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, ठीक है। अगर मुझे माइनस बी पूछे, ए प्लस माइनस बी, तो अगर बी मेरा ऐसा है, ठीक है, अगर मेरा बी ऐसा है तो माइनस बी मेरा क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट होगा, एकदम एंटी पैरेलल होगा, ठीक है। तो अगर ये बी है तो माइनस बी मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो गया मेरा माइनस ऑफ वेक्टर बी। अब मुझे क्या करना है, एक वेक्टर मेरा ये है, दूसरा वेक्टर मेरा ये है, और इन दोनों के बीच का हमको सम निकाल देना है। अगर इसके बीच का एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ठीक है, यानी 180 डिग्री माइनस थीटा। चलो, तो अब मुझे सिंपली इसका फॉर्मूला लिख दो, वेक्टर ए माइनस बी, इसका रिजल्टेंट जो होगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, बताओ बताओ, मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर, सॉरी मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस ऑफ, इनके बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। मतलब दोनों को मैंने ऐड कर दिया है और दोनों के सिर्फ दोनों प्लस और माइनस में क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ दोनों के बीच का एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इनका सम कुछ इधर सा आ जाएगा, ऐसा सा आ जाएगा, ठीक है, यानी कुछ ऐसा सा आ जाएगा, ये इधर होगा इसका रिजल्टेंट, ठीक है, यहाँ से ऐसा होगा। और जो इसका एंगल होगा इस बार ये बीटा निकाल लेंगे, ठीक है। tan बीटा कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सेम फार्मूला है ना, बिल्कुल वही फार्मूला अपने को अप्लाई करना है। तो tan ऑफ बीटा की अगर मैं बात करूँगा तो उसमें क्या होता था, ऊपर में क्या रहता था, b साइन थीटा, यानी जहाँ जहाँ भी थीटा होगा सिर्फ हमारा क्या चेंज हुआ है, थीटा की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया है, माइनस पाई माइनस थीटा आ गया है, ठीक है। तो b साइन पाई माइनस थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर फार्मूला है, दोनों में कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी क्या है, एक तरह का एडिशन ही है, वो माइनस बी का एडिशन है, ठीक है। चलो, तो ये हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, ये हमने एडिशन पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा एक जल्दी से एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, दोनों जो एडिशन और इसमें किस तरह के क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं, या दो वेक्टर्स का सम या एडिशन कैसे करते हैं, उसको फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड A make an angle theta with each other, find the magnitude and the direction of the resultant। चलो, अरे सर ये क्या था, पढ़ाया आपने ऐसा ऐसा, एग्जाम्पल ऐसा ऐसा दे दिया। चलो, इसमें ना तो मैग्नीट्यूड कहीं पे लिखा हुआ है, ना कहीं पे एंगल बताया है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमको निकालने को बोल दिया है, ठीक है। नहीं दिया है तो मान लो, चलो भाई अपन क्या करते हैं, मान लिया दो वेक्टर हैं कोई भी, ठीक है। एक वेक्टर ये A है, ये एक वेक्टर क्या है, B है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल दिया है कितना, थीटा होना चाहिए। चलो, थीटा है जो एक चीज़ हमको पता है ना। तो और क्या दिया है, और दिया है इक्वल मैग्नीट्यूड से। चलो, तो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ कि दोनों के अगर इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं तो मॉड ए इक्वल टू मॉड बी है, इसको मान लो कितना, ए के बराबर मान लो, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए। चलो, तो अब वेक्टर ए प्लस बी
ये का मॉड कितना हो जाएगा, देखो ये हमको निकालना है, ठीक है, कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो दोनों का रिजल्टेंट a प्लस बी, इसका फॉर्मूला हमको पता है, अभी डिराइव किया है हमने, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल, है ना। तो अब चलो जो हमको पता है रख दो। मॉड ऑफ ए कितना है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ये हो गया ये भी ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, दोनों से क्या आ गया कॉमन, 2a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंडर रूट में क्या बचा 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब हम एक कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये देखो क्या होता है, कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। चलो इधर साइड लिख देता हूँ, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी जो भी एंगल है उसका हाफ, है ना। तो अब हम सीधे यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ये चीज़ 2a स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर। अगर यहाँ पे क्या था 2 थीटा था तो थीटा हो गया, यहाँ पे थीटा है तो कितना हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा किस में है, अंडर रूट में है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो अब चलो 2 इंटू 2 ये कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, पूरा अगर ब्रैकेट के बाहर आया तो कितना हो गया मेरा 2a कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया मॉड ऑफ a प्लस बी, ठीक है, इजी। चलो ये हो गया a, जो भी एक वेक्टर की वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड है a और थीटा हमको दिया ही है। चलो तो अब इसका जल्दी से हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला था, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू इन दोनों का जो भी मान लो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ कहीं होगा, है ना। तो ये जो अल्फ़ा होगा ये हम निकाल लेते हैं। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या था b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, ये था। अब मॉड ऑफ b कितना है, ये भी a के बराबर है प्लस a कॉस थीटा, ठीक है, ये a साइन थीटा, ठीक है। ये a मैग्नीट्यूड मैंने रख दिया, ठीक है। मॉड ऑफ वेक्टर b को a रख दिया है, मॉड ऑफ वेक्टर a को a रख दिया है, मॉड ऑफ वेक्टर b को a रख दिया, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वापस से वही दोनों फॉर्मूले, एक तो ये वाला यूज़ करेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा और एक यूज़ करेंगे साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। ये कितना होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। चलो तो ये इतना हो गया। अब नीचे क्या हो जाएगा, a कॉमन ले लिया तो a यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसको हम क्या लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसल, a से a कैंसल और एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसल, ठीक है। एक कॉस थीटा बाई 2 से एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसल, तो ऊपर क्या बचा साइन थीटा बाई 2, नीचे क्या बचा कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो क्या हो गया tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई थीटा बाई 2, ठीक है। चलो दिख गया ना सबको, चलो ओके। तो ये हमारा हो गया बेसिक सा सवाल। अब हम जल्दी से एक और सवाल देख लेते हैं, फिर आगे दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द वेक्टर एंड डिफरेंस ऑफ द वेक्टर। बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। चलो भाई, ये है वेक्टर a, ये है वेक्टर b,
दो वेक्टर मान लो, इनका मैग्नीट्यूड दिया है 5 यूनिट, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो सम तो आ जाएगा, ठीक है, ए प्लस बी डायरेक्ट लिखूंगा मैं, इस बार फार्मूला नहीं लिखूंगा, आपको पता है ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 बी कॉस 60 की वैल्यू हाफ, ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसल, तो क्या कितना आ गया ये 5 इंटू 5 25 और ये भी 25 यानी 75, ये आ गया, इसका मॉड आ गया, ठीक है। चलो a माइनस बी निकालो, a माइनस बी कितना होगा, अगर प्लस बी इतना है तो माइनस बी इधर कहीं होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 5 यूनिट है, ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री, तो a माइनस बी का मॉड, सॉरी ये है मॉड, ठीक है। हमको क्या निकालना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड को मॉड बोलते हैं, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो दोनों का मैग्नीट्यूड अब माइनस वाले में निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, बस क्या चेंज होगा, कॉस थीटा की जगह कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। सिर्फ क्या चेंज हुआ है, दोनों में एंगल चेंज हुआ है, तो यहाँ से क्या बन गया देखो, ये हो गया 25 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 25 इंटू कॉस 180 डिग्री, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, नहीं पता है तो देख लो, माइनस हाफ, ठीक है, तो माइनस हाफ, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब अंदर क्या बचा देखो, अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 25, और ये यहाँ से एक माइनस आया तो ये आगे लग गया माइनस ऑफ 25, यानी एक 25 कैंसिल हो गया, तो रूट 25 का कितना आ गया 5 यूनिट, ठीक है, तो a माइनस बी का आंसर आ गया 5 यूनिट और इसका आ गया अंडर रूट ऑफ 75, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हमको प्लस और माइनस की जो बेसिक चीज़ें थी वो हमको क्लियर हो गई हैं, ठीक है। चलो, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो जब भी ऐसी बात होती है, जैसे बहुत ही एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जब भी हम इसकी बात करेंगे तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, किसी के बेसिस पे, जैसे मान लो ये हमारी सिंपल सी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, तो ये हो गई हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, इधर हो गया y, इधर हो गया x, ठीक है, तो एक मेरा वेक्टर है OA, ठीक है, इसको मैं A बोल देता हूँ, ये पॉइंट है मेरा A, ठीक है, ये पॉइंट मेरा ओरिजिन हो गया O, है ना, तो OA वेक्टर है किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किसको बोलते हैं, कि जो एक वेक्टर होता है उसको हम एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जब हम ब्रेक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि इस वेक्टर के ये कंपोनेंट हो गए, ठीक है, अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, तो जब हम वेक्टर्स को ब्रेक करते हैं तो उसको हम कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में ये मान लिया मैंने पॉइंट बी हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया सी, अगर ये एंगल कितना है थीटा है, ठीक है, कुछ और बोल दो, अल्फा बीटा बोल दो, क्योंकि दोनों की बात कर लेते हैं, ठीक है, या ठीक है, चलो थीटा है एंगल ये, तो कितना हो गया ये, इसका मैग्नीट्यूड मेरा कितना है a है ना, तो अगर मैं बात करूँगा कि मेरा OA वेक्टर है, ठीक है, OA वेक्टर कितना है, OA वेक्टर तो मेरा इसका मैग्नीट्यूड हो गया OA वेक्टर का a के बराबर है ना, तो OB वेक्टर मेरा कितना हो जाएगा, OB वेक्टर, अच्छा चलो, जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं इनके अलोंग यूनिट वेक्टर जो डिफाइन करते हैं अपन, वो क्या क्या होते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग हम बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप बोलते हैं, वाई डायरेक्शन के अलोंग जो होता है उसको जे कैप बोलते हैं, और ये होता है स्मॉल के कैप, ठीक है। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, थोड़ी देर में फिर समझाऊंगा उसको, है ना, दोबारा से आएगा वो जीरो वेक्टर के साथ, उसको समझाऊंगा, अभी बता देता हूँ। यूनिट वेक्टर जो होता है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है यानी 1 होता है, उसको हम यूनिट वेक्टर, जैसे नाम से ही पूरा पता चल रहा है यूनिट, ठीक है, तो एक यूनिट को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड 1 होता है तो उसके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वो
किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को डिनोट करता है, यानी किसी भी डायरेक्शन के अलोंग तुमसे कभी पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा यूनिट वेक्टर बताओ, इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर बताओ, तो बेसिकली यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है और उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है ना। तो ओ बी वेक्टर को अगर मैं पूछूंगा तो ये, अगर ये पूरा ए है तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, अभी हमने निकाला था उसमें जब पैरेललोग्राम लॉ ड्रॉ किया था, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा, है ना। तो ओ बी वेक्टर को मैं और क्या लिख सकता हूँ, ओ बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ क्या, ए कॉस थीटा, ठीक है, ये इतना इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, आई कैप, ठीक है, आई कैप इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए उस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, तो आई कैप क्या होता है, एक डायरेक्शन होती है, ठीक है, अलोंग दी एक्स एक्सिस। चलो, तो ओ बी का मैग्नीट्यूड इतना हो गया, ओ बी की डायरेक्शन इतनी हो गई, है ना। किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ के मैग्नीट्यूड में अगर हम 1 का इंटू करेंगे तो वही सेम आएगा। चलो भाई, ओ बी हो गया। अब अगर हमसे कोई पूछे कि ओ सी कितना होगा, भाई ये बताओ ओ सी वेक्टर कितना होगा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट यानी मैग्नीट्यूड इतनी हो गई और डायरेक्शन वाई की डायरेक्शन हो गई, यानी ए साइन थीटा, और वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप, है ना। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, जे कैप। अब किसी ने बोला कि भाई पूरा पूरा ओ ए वेक्टर लिखो, है ना। बेसिकली क्या है, ओ ए वेक्टर किससे बना है, ओ बी, ओ ए वेक्टर जो है वो किससे बना है, अगर मैं ब्रेक करके देखूं तो ओ बी प्लस बी, ओ बी प्लस ए बी मिल ही क्या बना है, ओ ए बना है, ठीक है। ओ बी प्लस बी ए मिल क्या बना है, ओ ए वेक्टर बना है। तो ओ ए वेक्टर कितना हो जाएगा, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या जो भी बी ए वेक्टर है वही ओ सी वेक्टर है ना, वही सेम है, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट हो रहे हैं तो मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगी। तो ओ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए को मैं लिख सकता हूँ ओ बी प्लस ओ सी लिख सकता हूँ, है ना। इसी को बोलते हैं क्या, कंपोनेंट अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी, ओ बी कितना है, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ठीक है। ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग में जब हम किसी वेक्टर को डिनोट करते हैं तो ऐसे करते हैं। अच्छा, ऐसे कर देने से हमको फ़ायदा क्या होता है, हम जब हमने एडिशन सीख ही लिया है तो ये सब चीज़ें हम इतना एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हैं, आपके भी दिमाग में चल रहा होगा कि भाई सर अभी इतना मेरे समझ में आया था, आपने ये फालतू चीज़ क्यों समझाई, इसका क्या यूज़ है। अब हम वो देखते हैं कि जब भी हम कभी दो वेक्टर्स का एडिशन कर रहे थे तो हमको पूरा पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ रहा था। अब जब हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में कोई फोर्स होगा ना, तो उसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली काफ़ी इजी होगा। कैसे होगा वो हम अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। पहले तो हम ये एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अ फोर्स ऑफ 10.5 न्यूटन, चलो इसको ऐसा करो 10 कर लो, ठीक है, 10 कर लो तो कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी, वरना ऐसे में भी कोई दिक्कत नहीं। तो a force of 10.5 Newton acts on a particle along a direction making an angle of 37 degree with the vertical. Find the component of the force in the vertical direction. चलो भाई, तो वर्टिकल ये हो गई हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो बता दिया है कि अ पार्टिकल अलॉन्ग डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, ठीक है। तो इसको अपन ओरिजिन मान लेते हैं, वर्टिकल को अपन वाई मान लेते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और ये एंगल हमको दिया है, वर्टिकल से एंगल जो दिया है 37 डिग्री दिया है ना। तो इसका जो टोटल मैग्नीट्यूड है वो 10.5 है। और अब देखो क्या पूछा, फोर्स ऑफ 10.5 एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल अलॉन्ग द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो बेसिकली इस फोर्स का जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो हमको निकालना है, ये निकालना है हमको, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हमको चाहिए, तो ये वाला ट्रायंगल ले लो, दिस ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या है, ये वाला, अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूँ तो ये वाला परपेंडिकुलर है और ये वाला क्या है, बेस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो उसमें कौन सा आता है, तो बेसिकली डायरेक्टली क्या कर दो, ये वाला एंगल जब भी देखो, जब भी हमने इसका कंपोनेंट बताया था, जिधर थीटा होता है कि उधर के अलॉन्ग वाला
उस साइड के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट हमेशा क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, और उसके ऑपोजिट वाला क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, है ना। जिधर एंगल रहता है उस साइड वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस थीटा लेते हैं, ठीक है। तो इस साइड वाला कंपोनेंट यानी इसको कुछ पॉइंट दे दो, ये ए है, ये बी है, तो मॉड ऑफ ओ बी कितना हो जाएगा, 10.5 इंटू कॉस ऑफ 37 डिग्री। चलो जिनको नहीं पता है बता देता हूँ, कॉस 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 4/5, ठीक है। ये कौन सा वाला एंगल है, ये वाला ट्रायंगल है ना, 3 4 5 वाला है ना, 4 और 3 और 5, सॉरी अबे चलो, तो ये वाला एंगल ट्रायंगल होता है इसमें, ठीक है। 37 डिग्री की कॉस 37 की 4/5 डिवाइड कर दो 2.1 इंटू 4, ये कितना आ गया, चलो तो यहाँ से हमको ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो जो भी ये यूनिट है उतना न्यूटन, ठीक है। 8.4 यूनिट दी है यहाँ पे, क्या न्यूटन है। चलो तो इसका आंसर ये आ गया। अब हम समझते हैं अगला वाला कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो हमने ब्रेक किया था उससे हमारे सम, एडिशन, इन सब चीज़ों में क्या फ़र्क आएगा, है ना। तो सम ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, चलो भाई ये समझते हैं। जैसे मान लो मुझे कोई एक वेक्टर दिया है, वेक्टर ए दिया है ना, और उस किस फॉर्म में दिया है हमको, कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया है अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कुछ ऐसा दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका जो कंपोनेंट है वो 2 यूनिट है, फिर क्या हुआ 3 यूनिट जे कैप में है, और फिर क्या है 4 यूनिट के कैप में। मतलब मेरा पार्टिकल क्या हुआ है, मेरा पार्टिकल ओरिजिन से शुरू हुआ है ना, यहाँ से शुरू हुआ है, फिर 2 यूनिट ये एक्स में गया, फिर 3 यूनिट ये वाई में गया, और फिर 4 यूनिट ये बाहर की तरफ एक्स में आया, ठीक है। तो बेसिकली जो अल्टीमेट पहुँचा वो यहाँ पहुँचा है ना। तो इसका मतलब ये होता है आई कैप, जे कैप, के कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना चला, फिर वाई में कितना है, और जेड में कितना है, ठीक है। तो एक वेक्टर ये हो गया। दूसरा वेक्टर कुछ ले लो, वेक्टर बी अपन ने ले लिया कि आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। तो अब हमको पूछ लिया कि बताओ भाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना होगा। अब तुमको इस केस में कुछ भी नहीं अलग करना है, चुपचाप क्या करो, दोनों को लिख लो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना। और दोनों के बीच में जो भी करना है प्लस करना है तो प्लस लगा दो, i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस 2k कैप, है ना। अब क्या करो, हाथी को हाथी से जोड़ो, घोड़े को घोड़े से, गधे को गधे से, है ना। तो i कैप से जुड़ गया, तो 2 + 1 3i कैप, और ये क्या है 3j कैप प्लस 2j कैप, कितना आ गया 5j कैप आ गया। इधर क्या है 4k माइनस 2k यानी प्लस का 2k कैप। ये हमारा आंसर हो गया, सीधा सिंपल सा, कितना जल्दी आ गया देखो, कुछ भी नहीं करना पड़ा इधर उधर, ना एंगल निकालो ना कुछ निकालो, ठीक है। अब दूसरी चीज़, एक और चीज़ समझो कि जब भी मेरा वेक्टर होता है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में अगर लिखा हो, है ना, तो वहाँ से अगर हमको हमसे उसका मैग्नीट्यूड पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो अपने को तुरंत बता देना है ना। वेक्टर ए अगर मेरा कोई भी लिखा हुआ है किस फॉर्म में, कुछ एक कांस्टेंट ए एक्स है, फिर आई कैप है, फिर क्या है ए वाई है, फिर क्या है जे कैप प्लस ए जेड के कैप है ना। तो इसका मॉड ऑफ ए हमेशा कितना होगा, √ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो जस्ट अभी मैंने समझाया कैसे मैग्नीट्यूड निकालना है, कुछ इस फॉर्म में होता है। इसको जस्ट आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो वेक्टर ए से। देखो 2i कैप मतलब इसका ए एक्स कितना है 2, इसका ए वाई कितना है 3, और इसका ए जेड कितना है 4, ठीक है। तो इसी तरह कोई भी एक वेक्टर लिखा होगा, उसके आई कैप, जे कैप, के कैप के आगे कुछ कॉफिशिएंट लिखा होगा, तो अगर मैग्नीट्यूड निकालने को बोलोगा तो डायरेक्टली सीधे अपन ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। चलो भाई, अब हमने पढ़ लिया है कंपोनेंट निकालना। अब हम कंपोनेंट का थोड़ा नेचर समझ लेते हैं कि कंपोनेंट किस किस टाइप का हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने अभी बेसिक कंपोनेंट निकाला कि ये था मेरा एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, और कुछ मेरा वेक्टर ऐसा सा था। तो एक कंपोनेंट उसका किधर आया, इधर आया, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस में आया। तो ये वाला भी क्या है पॉजिटिव एक्स में है, ये वाला क्या है पॉजिटिव वाई में है, ठीक है। तो इसके दोनों कंपोनेंट कैसे हुए, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर मान लो मेरा वेक्टर क्या हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ, ठीक है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ
तो अब देखो क्या होगा, इसका कंपोनेंट x के अलाउंग किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इसका जो x कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा, इसका जो y कंपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसा कुछ ऐसा, अगर मेरा वेक्टर भी ऐसा है तो बी वाई मेरा इधर आएगा और बी एक्स मेरा इस साइड में आएगा, तो ये वाला कंपोनेंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये माइनस आई कैप में है। ठीक है, तो इसको चाहे क्या क्या लिखोगे, बी यू एक्स माइनस ऑफ आई कैप या माइनस बी एक्स इंटू आई कैप, ऐसा अपन लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे अगर मुझे वेक्टर बी लिखने को बोलेगा तो वेक्टर बी मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा बी एक्स इंटू माइनस ऑफ आई कैप प्लस बी वाई इंटू जे कैप। ठीक है, क्योंकि बी वाई कैसा है, पॉजिटिव ही है, तो मेरा बी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। ठीक है, इस तरह अगर मुझे कुछ वेक्टर दे दिया होगा और उसको मुझे बोलेगा कि इस वेक्टर को लिख के दिखाओ, तो हम लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो मेरा वेक्टर अगर क्या हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। ठीक है, तो एक्स का ये वाला एक्स कॉम्पोनेंट भी नेगेटिव होगा, इसका वाई कॉम्पोनेंट भी नेगेटिव होगा। अगर इस साइड में हुआ तो एक्स कॉम्पोनेंट पॉजिटिव, अगर कुछ ऐसा हुआ तो एक्स कॉम्पोनेंट किधर होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एक्स में होगा, और वाई कॉम्पोनेंट कैसा होगा, नेगेटिव वाई में होगा। ठीक है, चलो तो इसी के बेसिस पे हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एक बहुत देखो, एक ग्राफ से बना दिया है मैंने, वैसे तो आप देख के बता सकते हो, बस अपने को डायरेक्टली एक बार लिख के दिखाना है। ठीक है, इसका एंगल मैं बता देता हूँ, चलो ये है 30 डिग्री एंड दिस वन इज़ टोटल 150 डिग्री, और ये एंगल को ले लो आप 2110 डिग्री। ठीक है, 210 डिग्री, और ये वाला एंगल हो जाएगा 330 डिग्री। ठीक है, अपने को हमेशा कैसा छोटा वाला एंगल देखना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ ये वाला पहले वाले को देखते हैं, इसको वेक्टर ए बोल दो, वेक्टर बी बोल दो, इसको वेक्टर सी बोल देते हैं, और ये हो जाएगा हमारा डी वेक्टर। ठीक है, चारों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर मॉड बी इक्वल टू मॉड ए इक्वल टू मॉड सी इक्वल टू मॉड ऑफ डी। इसको मैं बोल देता हूँ कितना है, 4 यूनिट है। ठीक है, 4 यूनिट है इसका मैग्नीट्यूड। तो अब इसका एक्स कंपोनेंट, अगर मुझे वेक्टर ए कोई लिखने के लिए बोलेगा तो कैसे लिखोगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, ए एक्स कितना होगा, देखो ये कितना है, 4 है, 4 यूनिट इंटू ए एक्स हो जाएगा 4 cos 30, 4 cos 30 डिग्री। ठीक है, प्लस 4 sin 30 डिग्री, वाई कॉम्पोनेंट वाई साइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, cos 30 डिग्री √3/2 sin 30 1/2 है ना, तो 2√3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है, वेक्टर बी लिख के बताओ, चलो वेक्टर बी कितना हो जाएगा, देखो इसका ये वाला कंपोनेंट कैसा होगा, एक्स वाला कंपोनेंट नेगेटिव होगा, यानी माइनस ऑफ बी। अब ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये 150 है, टोटल कितना होता है 180, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो बी कॉस माइनस बी कॉस 30 डिग्री प्लस बी साइन 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा जे कैप और यहाँ पे हो जाएगा क्या, आई कैप। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा अपना आई कैप प्लस बी साइन 30 जे कैप। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, माइनस 2√3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ऐसे ही इसमें क्या बताओ, देखो ये वाला एंगल अगर टोटल 210 डिग्री है, इतना पूरा कितना होता है, इतना होता है 180, तो हाफ ये वाला छोटा वाला एंगल कितना हो जाएगा, 210 माइनस 180 यानी 30 डिग्री का हो जाएगा ये एंगल। ठीक है, तो इस वाले केस में वेक्टर सी क्या जाएगा मेरा, देखो इसमें क्या होगा, एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा, मतलब माइनस 2√3 आई कैप माइनस 2 जे कैप। ठीक है, कैसा, सी cos 30 आई कैप और सी साइन 30 जे कैप। ठीक है, दोनों में नेगेटिव का चिन्ह आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है और तीनों में इसमें क्या होगा, एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव और वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव। चलो ये अगर 330 डिग्री है तो स्मॉलर एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, ये भी 30 डिग्री होगा, तो वेक्टर डी लिख के बताओ डायरेक्ट मुझे, ये हो जाएगा 2√3 आई कैप माइनस 2 जे कैप, कोई डाउट। डी का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, डी का वाई कंपोनेंट नेगेटिव है। ठीक है, चलो भाई, तो ये हमने समझ लिया कि पॉजिटिव कंपोनेंट नेगेटिव कंपोनेंट ये सब कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। हमने एडिशन देख लिया, हमने कंपोनेंट निकालना देख लिया, अब हम थोड़ा एडिशन को
ग्राफिकल मेथड में या डायग्राम के थ्रू कैसे समझते हैं वो एक बार जल्दी से देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे उसका, ठीक है। तो चलो ठीक है, उसके पहले एक बार ये देख लेते हैं हम, उसके बाद यूनिट, पहले चलो यूनिट वेक्टर भी समझा देता हूँ, पहले ये देख लेते हैं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ग्राफिकली, ठीक है। तो जब दो वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है, तो किसी भी दो वेक्टर्स का सम हमको मैक्सिमम आउटपुट कब देगा, दो वेक्टर्स का सम हमको मैक्सिमम आउटपुट कब देगा, जब उनके बीच का एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। मॉड क्या होता है, मॉड ऑफ ए प्लस बी में क्या आता है एक्सप्रेशन, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, ए तो सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सेम है, 2ab ये भी सेम है, दो भी कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, कॉस थीटा। तो अगर मुझे इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, और वो कौन से एंगल पे होती है, कॉस थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, और मैक्सिमम 1 कौन से डिग्री पे होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का क्या मतलब हुआ, जिधर वेक्टर ए है उधर ही वेक्टर बी होना चाहिए, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0, सेम डायरेक्शन में। तो अगर मुझे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड चाहिए तो दोनों पैरेलल होने चाहिए, अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो इस पूरे की वैल्यू मिनिमम, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम, और कॉस थीटा मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम -1 हो सकता है, और ये कितना होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे, यानी कि एंटी पैरेलल, यानी एक वेक्टर अगर मेरा ऐसा है तो दूसरा मेरा ऐसा सा होना चाहिए, ठीक है। वेक्टर ए अगर मेरा इधर है तो वेक्टर बी अगर इधर होगा तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएंगे। तो देखो जब भी दो वेक्टर्स मेरे क्या हो, पैरेलल हो, तो वो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन उनकी सेम होती है तो मैग्नीट्यूड आपस में ऐड हो जाते हैं। अगर मेरे दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो तो डायरेक्शन उनकी क्या होती है, ऑपोजिट होती है, तो वो क्या हो जाते हैं, सिंपली माइनस हो जाते हैं, ठीक है। चलो, और मॉड जो होता है वो उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया एक, हमने केस देख लिया जब दो वेक्टर्स का एडिशन जब पैरेलल हो, जब एंटी पैरेलल हो। अब एक देख लेते हैं जब परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरा ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर सी आ गया मेरा, ठीक है। तो वेक्टर सी इन दोनों का रिजल्टेंट अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ सी ये कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ सी कितना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ही तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेसिकली, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया मेरा मॉड सी। तो इसी को मैं क्या बोलूँ, अगर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये डायरेक्टली मैं किससे, पाइथागोरस से भी समझ सकते हैं अपन, 90 डिग्री एंगल, तो जो हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है ये। चलो भाई, अब डायरेक्शन अगर पूछे कि ये वाला एंगल बताओ, तो ये वाला एंगल tan थीटा लिख दो इसमें, तो एंगल आ जाएगा, ठीक है। tan थीटा इस ट्रायंगल में क्या होगा, मॉड बी बाय मॉड ए, ठीक है, बी बाई ए। चलो भाई, अब हम समझते हैं कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, एडिंग मोर देन टू वेक्टर्स ग्राफिकली, ठीक है, तो हमको 3 वेक्टर दे दिया है, हमको तीनों को ऐड करना है। तो अब हम तीनों को ऐड करना मेरी मर्जी है, मैं क्या ऐड करूं, ठीक है, कैसे ऐड करूं। तो मेरा मन करेगा तो मैं पहले बी और सी को ऐड कर दूंगा, फिर बाद में जो भी रिजल्टेंट आएगा उससे ए को ऐड कर दूंगा, या मेरा मन कर रहा है कि ए और बी को ऐड करना, पहले ऐड कर दूंगा, फिर उससे जो भी रिजल्टेंट आएगा तो उसको बाद में ऐड कर दूंगा। तो मतलब एक तरीका मेरे पास ये हो सकता है कि मैंने पहले क्या किया, ए और बी को ऐड किया, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया, डी आया, फिर डी और सी को ऐड कर दिया, तो जो भी आया वो मेरा फाइनल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, पॉलीगन लॉ ही है। ए से क्या है, ए का जो हेड था उससे बी का टेल मिलाया, फिर बी के हेड से सी का टेल मिलाया, और फिर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का रिजल्टेंट निकाल लिया, ठीक है। अब कैसे ऑर्डर लेना है वो अब मेरे ऊपर है, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पहले ए और बी को ऐसे हेड टेल मेथड से जोड़ सकता हूँ, या मैं क्या करूँ, पहले बी और ए को ऐड कर दूँ, ठीक है, बी को मैं इनिशियल ले लेता हूँ, बी को अगर इनिशियल ले लूँगा तो फिर एक मेरा क्या आ जाएगा, बी के हेड पे मेरा ए आ जाएगा, और फिर ए के हेड पे मेरा सी आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी ऑर्डर आपको अच्छा लगे वो आप ऑर्डर ले सकते हो, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको जो फाइनल रिजल्टेंट मिलेगा वो हमेशा सेम मिलना है, ठीक है। चलो भाई, अब हमने देख लिया एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसके मल्टीप्लिकेशन के पहले हम थोड़ा सा यूनिट वेक्टर समझ लेते हैं, है ना,
यूनिट वेक्टर क्या चीज़ होता है और उसको हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे हमने आई कैप, जे कैप, के कैप की बात करी ना, वो बार बार करने से पहले हमको यूनिट वेक्टर का पता होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है, आई कैप क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में प्लस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट होता है वो क्या होता है, वो यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 1 विद नो यूनिट, ठीक है। यूनिट वेक्टर पॉइंट्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन एंड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ठीक है। यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिख दो आई कैप। आई कैप पॉइंट करता है किसको, प्लस एक्स को। जे कैप पॉइंट करता है किसको, प्लस वाई को। एंड के कैप किसको पॉइंट करता है, ठीक है, के कैप पॉइंट करता है प्लस जेड डायरेक्शन को, ठीक है। चलो भाई, तो अब इन तीनों के फॉर्म में, एक्स वाई और जेड के फॉर्म में मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। कोई भी वेक्टर ये है, ये रिप्रेजेंटेशन हमने पहले देख लिया है। अब क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं, जो भी मतलब मैक्सिमम बना सकता है कि हमको वेक्टर ए दे देगा कुछ कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। इसका क्या करो, वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ, और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ए कैप से, ठीक है। जैसे ये आई कैप, जिसके ऊपर भी कैप लगा होगा समझ लो वो क्या है, वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ये कैप नोटेशन होता है किसका, यूनिट वेक्टर का, ठीक है, ए कैप, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, कोई भी वेक्टर के ऊपर अगर किसी भी वर्ड के ऊपर कैप लगा हो मतलब वो यूनिट वेक्टर की बात हो रही है। तो हमको ए कैप कैसे निकालना होता है, ए कैप इसमें क्या है, वेक्टर के पास कुछ एक मैग्नीट्यूड है अपना पर्टिकुलर जो कि 1 नहीं है, और एक डायरेक्शन है। तो यूनिट वेक्टर के पास क्या होता है, डायरेक्शन होती है प्लस मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसका मैं मैग्नीट्यूड 1 कैसे कर सकता हूँ, जो भी इसका टोटल मैग्नीट्यूड है उससे मैं क्या कर दूँ, इस वेक्टर को पूरे को डिवाइड कर दूँ, यानी वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, ठीक है। ये होता है किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। चलो इसको हम याद रखेंगे, इसका यूज़ आता है अपने को, ठीक है। चलो अब हमने बात कर ली है सारे एडिशन की, सारे सब्ट्रैक्शन की बात कर ली। सब्ट्रैक्शन बेसिकली इस काइंड ऑफ एडिशन, ठीक है, वो भी हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे जब हम किसी स्केलर का किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, अब ये देखिए समझते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी हम वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी उसका मैग्नीट्यूड होगा वो मॉड ऑफ सी टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। यानी वेक्टर ए है, अगर मैं उसमें किसी एक कांस्टेंट सी का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जो भी मेरा मैग्नीट्यूड होगा वो कितना टाइम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू सी टाइम्स, ठीक है। अब सी क्या है, सी पॉजिटिव नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो मॉड में उसका भी मॉड ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हम नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर एक मेरा वेक्टर जो भी मेरा स्केलर है अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, जैसे अगर ए है उसमें हम अगर +2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। और डायरेक्शन तो मेरी सेम ही होनी है, चाहे मैं इतना बड़ा डायरेक्शन लिखूँ, चाहे मैं इतना बड़ा वेक्टर लिखूँ या चाहे छोटा सा वेक्टर लिखूँ, जो डायरेक्शन होनी है वो तो पर्टिकुलर सेम ही आएगी, वो तो एक ही डायरेक्शन है। और हर एक डायरेक्शन को डिनोट करने का वेक्टर एक ही होता है, यूनिट वेक्टर तो सेम आएगा दोनों का, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड जो भी होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। अब इसी +2 की जगह अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, अगर मैं +2 की जगह -2 से करूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड तो 2 टाइम्स होगा, बट माइनस के कारण जो होगा वो मेरी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, वो भी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्शन में भी क्या आ जाएगा, 180 डिग्री का चेंज आ जाएगा, मतलब दोनों एंटी पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये वेक्टर ए है, इसमें -3 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, -3a। तो जो मैग्नीट्यूड था वो तो 3 टाइम्स हो गया, बट जो डायरेक्शन थी वो क्या हो गई, एंटी पैरेलल यानी ऑपोजिट हो गई, ठीक है। चलो, तो ये हमने समझ लिया कि एक स्केलर का एक वेक्टर में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि एक वेक्टर का हम एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसको समझने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ये हम देखते हैं, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको क्या लिखते हैं, जब भी ये डॉट लगाते हैं, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट का साइन होता है, ठीक है। ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैंने ए बी लिखा है इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर अगर मैंने वेक्टर नहीं लगाया मतलब ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये अंडरस्टूड होना चाहिए, हर बार ये मैं डिनोट नहीं करूंगा, है ना। मॉड ऑफ वेक्टर ए को ए बोल दूंगा एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी को मैं बी बोल दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये इतना सारा लिखना टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसको क्या बोलते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या आता है, एक
स्केलर आ रहा है, देखो यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं आती। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कोई भी डायरेक्शन नहीं आती है। इस वजह से क्या बोलते हैं, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है। ठीक है, अब इस चीज़ पे जेईई, नीट और मेंस इन सब में बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, कभी कभी तो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है कि तुमको क्या दे देगा, ए डॉट बी दे देगा, मॉड ए दे देगा, मॉड बी दे देगा, थीटा पूछ लेगा, या कोई भी एक क्वांटिटी मिस कर देगा और तीसरी तुम क्या देगा, तीन चीज़ें दे देगा, चौथी पूछ लेगा। यहाँ पे क्या है, ए डॉट बी है, ए है, बी है। अगर ए और बी दिया है तो ए डॉट बी भी निकाल सकते हो तुम। ठीक है, तो अगर ए डॉट बी दे, तुमको वेक्टर ए वेक्टर बी दे दिया, थीटा पूछ लिया, तो वो भी कर सकते हो तुम। ठीक है, कॉस थीटा, यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक है, ये चीज़ भी कर सकता हूँ इसको। तो बस उसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं, ये मेन फार्मूला है, इसी से बाकी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ए दे दिया, बी दे दिया, तो ए डॉट बी निकाल लोगे उससे तुम। ठीक है, चलो भाई, अब ये चीज़ें हो गया। अब इस पर सवाल कैसे कैसे आते हैं, जैसे अगर जेई में पूछना होगा इसको, ठीक है, या कुछ अच्छा सवाल इसमें से बनाना होगा, तो अब देखो इसमें मुझे क्या दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है और वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिख रहा है। कॉस थीटा एंड वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कुछ स्ट्राइक हुआ। कंपोनेंट जब हम निकालते हैं किसी एक वेक्टर का तो उसमें कॉस थीटा कुछ आता है। जब कुछ ऐसा मेरा वेक्टर हो, जैसे मान लो क्या हो, ये मेरा वेक्टर ए है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर मैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है, अगर आई कैप के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लेता हूँ, अगर ये एंगल थीटा है, तो ये कितना आता था, ए कॉस थीटा। ये कुछ आता था ऐसा प्रोजेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट भी बोलते हैं, कि एक्स एक्सिस में इसका प्रोजेक्शन कितना है, ए कॉस थीटा के बराबर है। तो अब इसी चीज़ को यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखो, ये मान लो मेरा वेक्टर ए है, ये मान लो मेरा वेक्टर बी है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो बी का जो होगा वो ए के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा या प्रोजेक्शन कितना होगा, ये इतना आएगा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, बी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, बी कॉस थीटा तुमको यहाँ पे दिख रहा है। तो ए डॉट बी को और लिखने का क्या तरीका होता है, कभी कभी ऐसा पूछ लेगा कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, एंड जो भी बी कॉस थीटा है, मतलब जो भी वेक्टर बी है उसका ए के अलोंग कंपोनेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंड ये क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो गया, एक कंपोनेंट हो गया और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। इसी को और क्या तरीका है लिखने का, b इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, बिल्कुल सेम इसका उल्टा, कॉस थीटा को ए के साथ क्लब कर दिया, तो ये क्या बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ b, एंड ये क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग b। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ b, मतलब ए का मैग्नीट्यूड, ए का कंपोनेंट b के डायरेक्शन में। ठीक है, तो कॉस थीटा को जब भी कुछ ऐसा लैंग्वेज में घुमाएगा ना, तो इन सब चीज़ों को ही इधर उधर करके पूछता है, इससे ज़्यादा डॉट प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं आएगा। चलो भाई, इसका इम्प्लीमेंटेशन आता है, वो कई जगह पे आता है, कई फॉर्मूलों में आता है, तो वो जहाँ भी आएगा तो उसको हम आगे स्टडी कर ही लेंगे। ठीक है, चलो, अब थोड़ा सा इसका मैं बता दूंगा, फिर हम जल्दी से इसके बीच इस पे जो बेसिक एग्जाम्पल होते हैं वो सॉल्व कर लेंगे, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का अब हम थोड़ा सा नेचर की बात कर लेते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, इसका क्या मतलब हुआ कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव का क्या मतलब हुआ, अगर ए डॉट बी मुझे लिखा है तो जो ए डॉट बी होता है वो बी डॉट ए के बराबर होता है। ठीक है, ये पहला इसका नेचर हो गया। और दूसरा क्या हो गया कि दिट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब ए डॉट बी प्लस सी, अगर कुछ ऐसा लिखा है तो जो मेरा डॉट प्रोडक्ट है वो दोनों में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज इट इज। ठीक है, प्लस ए डॉट सी। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेसिक मैथ्स जैसे लगती है वैसे इसमें भी लग जाता है। ठीक है, चलो भाई, तो ये हमने समझ लिया। क्योंकि क्या होगा, इसके ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, देखो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और जब डायरेक्शन नहीं होती है तो अपने को दिक्कत नहीं आएगी कोई भी चीज़ यूज़ करने में, है ना। चलो भाई, अब समझते हैं इसको, अगला वाला पार्ट देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव। चलो ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इन सब चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, देखो, सपोज अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड आउट करो,
तसल्ली से रीड करो, है ना, कोई भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको वर्क डन का फॉर्मूला पता है उनके लिए मुश्किल से 2 सेकंड का सवाल है, ठीक है। ये ऐसा सवाल है जिसमें आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो HCV के सवाल हैं ये सारे, ठीक है। चलो, तो सपोज दैट 12 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। चलो, तो एक ये पार्टिकल है मेरा, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ ये पार्टिकल है। इस पे एक फोर्स लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड 12 न्यूटन का इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अपवर्ड को पॉजिटिव ले लो और डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लो, ठीक है। एक पॉजिटिव हो गया तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। चलो भाई, तो ये 12 न्यूटन का इधर लग रहा है और मेरा जो पार्टिकल है वो मेरा किधर हो रहा है, 2 मीटर, ठीक है, नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2 मीटर है। चलो, तो अब मुझे निकालना है क्या, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.S, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको आएगा जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो वहाँ से ये फॉर्मूला आता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, जिनको पता है अच्छी बात है, ठीक है। तो F.S होता है। तो F.S का मतलब क्या हुआ, F mod S cos थीटा, ठीक है। cos थीटा मतलब थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। इन दोनों के बीच का एंगल आप बता सकते हो क्या, कितना है, 180 डिग्री। एंटी पैरेलल हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ F दिया है हमको 12, मॉड ऑफ S दिया है 2, एंड कॉस ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, -1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -24 जूल्स, ठीक है। इतना हो गया मेरा वर्क डन, मतलब वर्क डन नेगेटिव आ गया। ये सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं, क्या क्या इसका फंडा है, जो इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है वो हम वर्क पावर और एनर्जी में समझेंगे, ठीक है। चलो, और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। जितना हम क्वेश्चन करेंगे ना उतना हमारा यूज टू हो जाएगा ये, और बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें देखो क्या दिया है, 2 वेक्टर्स A एंड B हैव मैग्नीट्यूड 2 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A एंड B इफ A डॉट B इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या दिया है, मॉड A दिया है, मॉड B दिया है और A डॉट B की वैल्यू दिया है और तुमसे डायरेक्शन पूछा, यानी एंगल पूछा है, ठीक है। मतलब वेक्टर A है, ये मेरा वेक्टर B है। क्या बोला था मैंने अभी आपको, कुछ डिटेल्स देगा और बाकी चीज़ें पूछेगा। तो मॉड A, तुरंत मुझे याद आया, A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है, AB कॉस थीटा। तुमको A डॉट B दिया है, तुमको मॉड A दिया है, तुमको मॉड B दिया है, कॉस थीटा निकाल लोगे, बहुत आसान है, ठीक है। A डॉट B की वैल्यू है 10, मॉड A की वैल्यू है 2, मॉड B की है 5 इंटू कॉस थीटा। तो ये 10 से 10 कैंसल आउट हो गया, इधर कितना बचा 1, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, 0 डिग्री, ठीक है, इजी पीजी। तो यहाँ पे आपको पेन भी चलाना नहीं था कि 5 दूनी 10 हो गया, इधर 5 2 10 और ये 10 10 से कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू डायरेक्ट 0 डिग्री आ गया। चलो, अब हमने समझ लिया है कि इसको जब मेरा क्या हो, डायरेक्ट आई कैप जे कैप वाला फंडा भी हमने इसमें नहीं देखा है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या बात करी है, सिर्फ मॉड ए मॉड बी और ऐसा कुछ बात किया है। अब हम वो केस देखते हैं जब मेरा वेक्टर्स किस फॉर्म में लिखा हो, कुछ इस टाइप में लिखा हो, ठीक है। यानी ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में अगर लिखा हो तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। वो चीज़ें हम देखते हैं, बहुत आसान होता है ये, ठीक है। और वेक्टर बी मेरा हो कुछ ऐसा दिया है कि बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना। तो ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। आना तो कांस्टेंट ही है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, स्केलर होता है। तो जो अल्टीमेट वैल्यू आनी है वो ये इतनी आनी है, ठीक है। कैसे आता है इसका डेरिवेशन अगर समझना हो तो हम बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं, और नहीं समझना हो तो कोई बात ही नहीं, पर मैं चलो बता देता हूँ जल्दी से, है ना, कि ए डॉट बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सिर्फ एक पार्ट समझेंगे ए एक्स और इस पूरे का, और बाकी को एज इट इज समझ लेंगे, ठीक है। बाकी को एज इट इज देख लेंगे। तो इसमें क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होता है। तो ए एक्स आई कैप का पहले इस पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, फिर ए वाई जे कैप का इस पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, और फिर ए जेड के कैप का इस पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, ठीक है। तो हम पहला स्टेप बस समझ लेते हैं, ए एक्स आई कैप, ठीक है, ये इतना हो गया, डॉट
ठीक है, डॉट यहाँ पे लगाइए और डॉट ये वाला पूरा, ठीक है, सॉरी, बी एक्स चलो कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा सही लगेगा, ठीक है, ए एक्स आई कैप डॉट ये पूरा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना। तो अब ए एक्स डॉट आई कैप अब क्या करेगा, ये डॉट प्रोडक्ट आई कैप का डॉट प्रोडक्ट इस पूरे के साथ है, तो क्या करो, इसको दोबारा से सबको अलग अलग बांट दो। तो मतलब ए एक्स बी एक्स इतना तो इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा, और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है, फिर प्लस ए एक्स बी वाई, ठीक है, ए एक्स इंटू बी वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा आई कैप डॉट जे कैप प्लस ऐसे इसमें क्या हो जाएगा ए एक्स बी जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई कैप डॉट के कैप, ठीक है। अब इनको समझते हैं, डॉट प्रोडक्ट के बीच का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा जीरो कब कब होगा मेरा, जब जब मेरा थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब देखो ये होता है इधर आई कैप, मान लो इधर जे कैप है, ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी आई डॉट जे या जे डॉट के या आई डॉट के आएगा वो सारी वैल्यू क्या होंगी, क्योंकि कॉस थीटा जीरो होगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू आई कैप डॉट के कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप, ठीक है, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, ज़ीरो, ठीक है। जहाँ पे भी एंगल मेरा क्या होगा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर मेरा 90 डिग्री होगा तो फ़र्क नहीं पड़ता क्या मैग्नीट्यूड है क्या बाकी चीज़ें हैं, उसका जो आंसर आना है वो कैसा आएगा, वो ज़ीरो ही आएगा। और अगर दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, जे डॉट जे या के डॉट के हो, तो इन सब केस में कितना आएगा, आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो इनका जो भी मैग्नीट्यूड होगा सबका 1 1 ही होगा, है ना। चलो तो ये दो चीज़ें अपने को डॉट प्रोडक्ट में जब भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में दिया रहेगा तो हमको इतना चीज़ें याद, ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा, इस वाले पूरे एक्सप्रेशन के लिए सिर्फ क्या और क्या बचेगा, ए एक्स और बी एक्स बचेगा, इंटू आई डॉट आई हो गया 1, बाकी क्या हो गया, ये 0 और ये वाला भी 0, ठीक है, ये वाला भी टर्म खत्म, ये वाला भी टर्म खत्म। तो इस पूरे का आंसर क्या आ गया मेरा, ए एक्स बी एक्स आ गया, मतलब ए एक्स वाला बी एक्स वाले के साथ आ गया। अब ऐसे ही ए वाई जे कैप के साथ करोगे तो इसमें क्या आएगा, ए वाई बी वाई आएगा, और इस वाले के साथ क्या आएगा, सिर्फ ए जेड एंड बी जेड आएगा। तो जो हमारा अल्टीमेट आंसर होगा वो कितना आएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। डेरिवेशन आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये आ गया मेरा इतना इसका आंसर, ठीक है। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है कि फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम। चलो मुझे वेक्टर दे दिया है, दो वेक्टर दे दिया है, इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालो और इनके बीच का एंगल निकालो, बहुत आसान है, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट बी ये क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में दिया है, मतलब मुझे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, क्या मैं ये वाला यूज़ करूँ, ए बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी तो दिया है बट अभी थीटा मुझे पता नहीं है। अगर मुझे थीटा नहीं पता है तो इसका एक और फॉर्मूला कौन सा होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। तो अभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स यानी 3 इंटू टू प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3, ठीक है, 1 इंटू 3। चलो तो ये कितना आ गया मेरे पास आंसर, 7 6 प्लस 3 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए डॉट बी की वैल्यू आ गई। चलो भाई ये आ गया। अब हमको निकालना है फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम। अब जहाँ पे एंगल बात किया है, मतलब अब मेरे पास ए डॉट बी भी है, निकाल लिया हमने, मॉड ए भी है मॉड बी भी है, तो कॉस थीटा निकाल लेंगे। अब मुझे ये वाले फॉर्मूलों का यूज़ करना है, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ठीक है। तो जल्दी से निकाल लो क्या होगा, ए डॉट बी हमने निकाल लिया है 7, मॉड ए कितना है, मॉड ऑफ ए
कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस का स्क्वायर यानी ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 एंड 4 एंड 1, ठीक है, 14। चलो मॉड बी कितना आ जाएगा, मॉड बी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 14। तो यहाँ से आ गया अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 14, तो ये कितना बन गया 7/14 यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हमारे पास थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। चलो कितना इजी सवाल था। अब हम समझते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। वो हो गया हमारा स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरे टाइप का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी। जब हम अब हमको ये कैसे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, वो भी एक वेक्टर ही आता है, ठीक है। जो वेक्टर सी आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एक वेक्टर सी होगा, ठीक है, एक वेक्टर होगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आता है उसकी, ठीक है। तो ये कितना आएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों का जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना आएगा, ठीक है। और पूरा वेक्टर जो होगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो भी इनकी डायरेक्शन आने वाली है क्रॉस प्रोडक्ट की वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मतलब ए और बी मिला के जो प्लेन बना रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मतलब अगर मेरा ए इधर है, जैसे हमको इस डायग्राम में दिया है, ठीक है, अगर मेरा ए इधर है, इसकी हम डायरेक्शन निकालते कैसे हैं, बेसिकली राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल कि जो पहला वेक्टर है, मतलब अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ तो ए की तरफ अपनी क्या रखो, अपनी पाम रखो, ए की तरफ अपनी पाम रखो, ठीक है, फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, ठीक है, फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए की तरफ अपनी पाम रखो, फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, और बी की तरफ इसको रोल करो, बी की तरफ अपनी फिंगर्स को रोल करो। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो मेरा क्या देगा, वो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को अगर मैं क्या बोल दूं, एन कैप बोल दूं, ठीक है, जो भी आएगा ये एक यूनिट वेक्टर में बता दिया कि ये डायरेक्शन है और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना आएगा। तो जो डायरेक्शन आनी है वो क्या होगी, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर जो एक वेक्टर होगा वो होता है, ठीक है। और उसको हम निकालते कैसे, उसकी डायरेक्शन ए की तरफ उंगलियां पाम रखो और दूसरी तरफ बी की तरफ रोल करो, तो जो भी मेरा थंब जिधर आएगा अब तो उसको हम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। और इसको हम थोड़ा सा एक, अगर आप वैसे समझना चाहो, अगर मुझे पूरा लिखना हो कि ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे, तो ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं क्या, ए बी साइन थीटा, ये इतना हो गया मैग्नीट्यूड, और एन कैप हो गई मेरी डायरेक्शन, ठीक है। तो जब भी हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड में देगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही बात करेगा, ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं इसमें। और जब प्रॉपर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा और जब वो आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया होगा तो हम उसकी अलग से बात कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक वीडियो से समझ लेते हैं इसको कि इसमें क्या होता है, ठीक है, कैसे काम करता है, आपको थोड़ा और क्लियर आइडिया हो जाएगा। देखो ब्लू वाला ए है तो ए की तरफ इसने पाम रखी और फिर ग्रीन वाले बी की तरफ इसने क्या करा है, अपने फिंगर्स रोल करे हैं। तो जो थंब की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन दे रहा है, सी की, मतलब जो भी मेरा रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो इसमें केस में क्या हो रहा है, देखो कि ए की तरफ इसने क्या किया है, बेसिकली आपको समझ में आ गया ना, वीडियो भी दिखा दिया हमने। अब हम थोड़ा सा इसको इसके नेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी का नेचर हमारा कैसा होता है, बहुत सारे जो भी हमारे बेसिक ऑपरेटर्स हैं वो कैसे काम करते हैं। तो द क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, ठीक है। नॉन कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी मेरा इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ऐसा क्यों, देखो हमने अभी अभी पढ़ा है कि जैसे क्या करो, ए की तरफ पाम रखो और दूसरे वाले वेक्टर की तरफ उंगलियां करो, तो जो मेरी अपवर्ड डायरेक्शन होगी वो किसको दिखाएगी, वो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन दिखाएगी। अब मेरा अगर मान लो ए इधर है, बी इधर ना हो कि बी अगर इधर हो गया, ठीक है, या बी क्रॉस ए हमने कर दिया, जैसे मान लो ए इधर था बी इधर था, ठीक है, हमने ए क्रॉस बी किया तो इस साइड आया। अब हमको क्या करना है, बी क्रॉस ए। अगर हमको बी क्रॉस ए निकालना है तो सबसे पहले मेरी पाम किधर होगी, बी की तरफ होगी,
और फिर ए की तरफ हम इसको घुमाएंगे, तो जो मेरा थंब की डायरेक्शन आया वो इस बार क्या है, वो डाउनवर्ड आ गया। मतलब जब भी हम उसका ऑर्डर उल्टा कर देंगे तो मेरी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, वो जस्ट एंटी पैरेलल हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, सॉरी वेक्टर लगाना भूल गया, वी कैन राइट ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए। ठीक है, इट इज़ मोर रेलेवेंट। ठीक है, तो जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको हम डायरेक्टली ऐसे बराबर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में क्या बराबर कर देते थे, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, बट इन दिस केस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ओके, चलो, द क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है ये, यानी ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो, द क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है, मतलब अगर कुछ ऐसा लिखा है ए क्रॉस बी पहले हो रहा है और बाद में जो भी उनका रिजल्टेंट आएगा उसको सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो दिस डज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। ठीक है, तो ये चीज़ ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलो भाई, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, और उसके लिए हमको सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला फॉर्म भी इसका समझ लेते हैं। ठीक है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब जब मेरा वेक्टर ए क्या हो, आई कैप जे कैप के कैप में दिया हो, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ हम समझ लेते हैं। मतलब अगर मेरा वेक्टर क्या दिया हो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप ऐसा दिया हो, और वेक्टर बी मेरा हो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अगर ऐसा दिया हो तो हमको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है, इसके लिए हमको डिटर्मिनेंट रूल का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं। जो लोग अभी नहीं जानते हैं डिटर्मिनेंट, कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, उससे आपका पूरा काम हो जाएगा, और बिल्कुल भी उसमें आपको ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, इसमें क्या करो, सबसे पहले क्या करो, 3/3 का हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे, आई कैप जे कैप के कैप लिख दो, फिर क्या करो, वेक्टर ए के कोफिशिएंट डालो, यानी ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, फिर क्या करो, वेक्टर बी के कोफिशिएंट डालो, बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, ये हो गया मेरा डिटर्मिनेंट क्लोज। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू आती है वही मेरा ए क्रॉस बी का आंसर होगा। ये किस में आ जाता है, आई कैप जे कैप के कैप में। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर जो भी वैल्यू आती है वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है अपने को, एक बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। क्या करना है अपने को इसके जस्ट बगल पे क्या करो, एक साइड पे एक दूसरा सेम चीज़ एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लो। ये है सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, इसको आई कैप जे कैप के कैप सॉल्व करने का, बहुत जल्दी सॉल्व करने का तरीका है ये। ठीक है, ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है, बी एक्स बी वाई और बी जेड। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले आई कैप वाला यहाँ से एरो शुरू करो और डायगनली जाओ। ठीक है, सबसे पहले अपने को ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो अपने को क्या लिखना है, इन तीनों का इंटू करो और लिख दो, यानी आई कैप ये हो गई डायरेक्शन, और ए एक्स बी जेड ए वाई बी जेड हो गया। ठीक है, यानी ए वाई बी जेड आई कैप इतना लिखो, प्लस अब ये तीनों को ले लो। ठीक है, ऐसा डायगोनल, मतलब ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस अब इन तीनों को ले लो। ठीक है, यानी ए एक्स बी वाई के कैप। ठीक है, बीच में लगाओ क्या, माइनस का साइन, बीच में लगाओ माइनस का साइन। अब उल्टा चलो। ठीक है, यहाँ से आई कैप लो और उल्टा डायगोनल बनाते जाओ सब में। ठीक है, यानी कि ये वाला, तो आई कैप के साथ इस बार क्या आ गया, ए जेड बी वाई है ना, तो ए जेड बी वाई आई कैप प्लस अब ये जे कैप के साथ ले लो, यानी क्या आ गया यहाँ पे, ए एक्स और क्या आ गया, बी जेड जे कैप प्लस के कैप के साथ क्या आ जाएगा, ए वाई बी एक्स। ठीक है,
तो क्या आ गया ए वाई बी एक्स के कैप। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो ब्रैकेट खोल के, आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ क्लब कर दो, हमारा आ जाएगा क्या, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है तो आपका सिर्फ इतने से काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डिटर्मिनेंट खोलना आता है तो सिर्फ इतने से काम हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो बिल्कुल इसके बगल में एक डिटर्मिनेंट बना लो और ऐसे इसको खोल दो। ठीक है, ये हो गया इसको ओपन करने का तरीका। चलो भाई, अब एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ज़ीरो वेक्टर क्या होता है। ठीक है, ज़ीरो वेक्टर का जब भी ऐसा नाम आता है ना, जैसे मान लो अपने पास दो वेक्टर्स दिए हैं। ठीक है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। ठीक है, वेक्टर ए दिया है एंड वेक्टर बी दिया है। ठीक है, इन दोनों का क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, यानी वेक्टर ए अगर इस साइड है और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है, यानी दोनों एंटी पैरेलल हैं। ठीक है, दोनों एंटी पैरेलल हैं और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। मतलब अगर मैं बोल दूँ वेक्टर ए इक्वल टू 5 आई कैप और वेक्टर बी बोल दूँ तो -5 आई कैप। ठीक है, -5 आई कैप का क्या मतलब हुआ कि 5 ऑफ माइनस ऑफ आई कैप। ठीक है, एक +5 यूनिट इधर है और एक -5 यूनिट इधर है। ठीक है, तो 5 यूनिट एक इस साइड है और एक 5 यूनिट दूसरी साइड में है, दोनों एंटी पैरेलल हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, तो दोनों का सम कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो a प्लस बी अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 - 5 आई कैप, यानी 0 आ जाएगा। तो जब भी हम दो वेक्टर का सम करेंगे तो वो कभी भी स्केलर नहीं होगा, वो हमेशा एक वेक्टर होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 0 नहीं लिखते, इसको हम 0 वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, तो 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है और इसकी जो डायरेक्शन होती है, क्योंकि 0 है तो उसको हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए द डायरेक्शन ऑफ 0 वेक्टर इज इनडिटर्मिनेट। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है, 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन समझ लेते हैं कि अगर किसी एक वेक्टर ए में अगर हम 0 वेक्टर ऐड करते हैं तो क्या आएगा उसका आंसर, उसका आंसर हमेशा वही वेक्टर आएगा। ठीक है, तो ये ए वेक्टर के बराबर होगा। अगर हम किसी वेक्टर में क्या करते हैं, 0 वेक्टर का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 0 आएगा, डॉट प्रोडक्ट है तो 0 आ जाएगा, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसको हम एज अ 0 वेक्टर लिख देंगे। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया, हम समझ लिया हमने कॉन्सेप्ट। अब हम बहुत जल्दी से एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, सारा चीज़ें हम दिखा लेंगे। एक वेक्टर हमको ए दिया है, उसमें हमको निकालना है, अबे ठीक है चलो, मैंने भी देख रखा है भाई मनी हाइस्ट। चलो भाई, तो अब एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें एक वेक्टर दिया है हमको, अब इसमें क्या निकालना है अपने को, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। बहुत आसान है। ठीक है, अपन ने इतने सवाल कर लिए हैं कि अब ऐसे तो बिल्कुल सीधे अपने आने चाहिए। बताओ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ax² + ay² + az²। ठीक है, ये कितना आ गया, √36, 4 और 9 यानी 49, ये आ गया 7। यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, ए कैप का क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, वेक्टर ए मेरा क्या है, 6 आई कैप + 2 जे कैप + 3 के कैप डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए कितना निकाला है अभी अपन ने, 7। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6/7 आई कैप + 2/7 जे कैप + 3/7 के कैप। ठीक है, तो वेक्टर्स के ऐसे ही बहुत आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, और सीधा एग्जाम में आते हैं, ऐसा वैसा नहीं कि, ठीक है, तो ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बस आपको प्रैक्टिस अगर करे रहोगे, देखे रहोगे तो आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलो भाई, अब ये समझ लेते हैं। चलो, एक वेक्टर मेरे पास ये है, ए है और ये बी है, इसमें सब निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो, a + b, a - b है ना, a.b और a × b सब निकालते हैं। ठीक है, चलो, a × b सब निकाल के देखते हैं अपन, एकदम कंप्लीट देखेंगे इसको। ठीक है, तो a + b निकालो, a + b कितना होगा, आई कैप + आई कैप यानी 3 + 2 5 आई कैप। ठीक है, +2 और -1। ठीक है, तो 2 - 1 ये हो जाएगा जे कैप +1 + 3 × के कैप। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5 आई कैप + जे कैप +4 के कैप। a - b बता दो जल्दी से। ठीक है, a - b यानी 3 - 2 आई कैप
प्लस 2 माइनस -1, ठीक है, 2 माइनस -1 जे कैप प्लस 1 माइनस 3 के कैप, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या, a माइनस बी करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। ये आ गया a प्लस बी, ए माइनस बी। जल्दी से डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, a डॉट बी, ए एक्स बी एक्स यानी ए एक्स इंटू बी एक्स 3 इंटू 2 प्लस ए वाई बी वाई 2 इंटू -1 प्लस ए जेड बी जेड यानी 1 इंटू 3, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, 6 माइनस 2 प्लस 3 7, ठीक है। अब निकालो चलो a क्रॉस b। चलो भाई चक्कर तो यहाँ पे है, a क्रॉस b में मेहनत करनी है, बाकी तो हो ही जाएगा। चलो तो अब a क्रॉस b निकालते हैं। यहाँ से a क्रॉस b के लिए अपन क्या करते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं, उस पर निकालते हैं, ठीक है। चलो तो ठीक है, तो a और b मेरा पता है। क्या करो, बॉक्स बना लो पहले तो a b इस पेज में लिख लेते हैं अपन। क्या था हमारे पास, वेक्टर a था 3i 2j और k, ठीक है। 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर b मेरा कितना है, वेक्टर b है 2i माइनस जे प्लस 3k, ठीक है। वेक्टर b है मेरा 2i माइनस जे प्लस 3k कैप। चलो तो कैसे बताया था मैंने, कैसे निकालना है अपने को, a क्रॉस b डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो। क्या करो, सबसे पहले आई कैप जे कैप के कैप ये तीनों डालो, और फिर क्या करो, वेक्टर ए के कोफिशिएंट लिखो 3 2 1, और फिर वेक्टर बी के 2 -1 एंड 3, ठीक है। फिर क्या करना है अपने को, बाजू में क्या करना है, साइड में बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप 3 2 1 और 2 -1 एंड 3। चलो भाई अब सॉल्व करना शुरू करो। सबसे पहले क्या करना है अपने को, ये वाला, ठीक है। तो लिखना शुरू करो, ये वाला कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू अपन लिखेंगे 3 इंटू 2 यानी 5i कैप, ठीक है, 5i कैप। फिर क्या करना है, ये तीनों, ठीक है। इसके बाद क्या, जे कैप के साथ ये पूरा और के कैप के साथ ये पूरा, ठीक है। तो जे कैप के साथ क्या आ जाएगा, जे कैप 2 इंटू 1 यानी 2 जे कैप, और 3 इंटू -1 यानी -3 के कैप, ठीक है। और फिर बीच में माइनस लगाना है। अब क्या करो, उल्टा करना शुरू करो, ठीक है। उल्टा डायगोनल लगाओ, आई कैप 1 इंटू -1 तो ये हो जाएगा कितना, -1 आई कैप, और फिर ये, और फिर अपना ये वाला, ठीक है। तो 1 इंटू 1 इंटू -1 ये कितना आ गया, -1 इंटू आई कैप यानी माइनस आई कैप, ठीक है। जे कैप के साथ क्या आएगा 3 इंटू 3 यानी प्लस का 9 जे कैप, ठीक है। 3 इंटू 3 9 जे कैप, और के कैप के साथ क्या जाएगा 2 इंटू 2 यानी प्लस का 4 के कैप। अब क्या करना है, सिंपली अपने को माइनस निकाल लेना है, यानी 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। माइनस को अंदर भेज दो तो माइनस माइनस इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस आई कैप माइनस 9 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 एंड प्लस 1 6 आई कैप, सॉरी 3 2 जा, यहाँ पे क्या होगा 6 होगा, अपन ने 5 लिख दिया है, ठीक है, किसी ने बताया भी नहीं, ठीक है। 6 आई कैप, ये था 6 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा 7 आई कैप हो जाएगा ये, ठीक है। चलो भाई तो ये हो गया 7 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 7 के कैप। ये आ गया मेरा ए क्रॉस बी का आंसर, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ही है ये भी। चलो ये कंप्लीट आ गया। कोई मुझसे पूछे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बता दो, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बताओ, तो यहाँ पे ए बी साइन थीटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो लगा सकते हो पर कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से क्या आ गया, मेरे पास ए क्रॉस बी आ गया है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 7 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7√3, ठीक है। चलो भाई तो अब एक एग्जांपल समझते हैं। तो ये अपना HCV का एग्जांपल है, बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हम इसको कर भी देंगे, आप देखना भी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड्स 3 एंड 4 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 1 यूनिट 5 यूनिट एंड 7 यूनिट।
तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड है कितना 3 यूनिट है और एक है मेरे पास 4 यूनिट का वेक्टर, ठीक है 3 यूनिट है और एक 4 यूनिट है, सॉरी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, डायरेक्शन नॉट पर्टिकुलरली पैरेलल हो, ठीक है। तो अब हमको इनको क्या करना है, इन दोनों को इस तरह से ऐड करना है, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम इफ द मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट इज 1 यूनिट 5 यूनिट एंड 7 यूनिट। तो हमको अगर 1 यूनिट का रिजल्टेंट चाहिए, मतलब क्या है, दोनों का हमको सामने से यहाँ से दिख रहा है 3 और 4 का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, वो होगा 1। तो मतलब क्या होगा, जब ये पूरा का पूरा घट जाए एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से पूरा माइनस हो जाए, तभी 1 यूनिट पॉसिबल है। तो मुझे कैसा लेना पड़ेगा, इन दोनों को एंटी पैरेलल लेना पड़ेगा, तभी जो होगा मेरा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। मतलब पहले केस में कितना हो गया आंसर, पहले केस में हो गया थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, एंटी पैरेलल का मतलब 180 डिग्री। और इन दोनों का सम जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 + 4 मैक्सिमम 7, ठीक है। तो जो सी पार्ट है मेरा, मतलब उसमें क्या आ रहा है, मेरा पैरेलल है वो, तभी मैक्सिमम सम मैं ले सकता हूँ 3 + 4 7, तभी आएगा जब कैसे होंगे ये दोनों पैरेलल होंगे। मतलब सी पार्ट के लिए मेरा थीटा कितना आ गया 0 डिग्री आ गया, ठीक है। इसको करने का प्रॉपर तरीका हम इस वाले से समझ लेंगे, ठीक है। 5 यूनिट है तो 3 4 और सम अगर 5 आएगा, तो वैसे तो इसमें भी अगर आपको पता है तो तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, ये 3 ये 4 3 4 है तो ये 5 होता है, पाइथागोरस, ठीक है। 3 4 5 का एक ट्रायंगल होता है ये, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाता है 90 डिग्री। तो अब अगर अपने को ये स्ट्राइक नहीं हो रहा है तो किस तरह से एक पर्टिकुलर, जैसे 1 यूनिट भी नहीं स्ट्राइक हो रहा है, 7 यूनिट भी नहीं स्ट्राइक हो रहा है, तो उसको करने का क्या तरीका है, देखो a + b का फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। a + b का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये होता है √mod a² + mod b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला अपने पास, अपने को यही पता है और इसी तरह से अपन तीनों पार्ट कर सकते हैं। बट ये चीज़ें तुरंत स्ट्राइक होनी चाहिए, उससे क्या होता है हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है, ठीक है। तो 2 पार्ट हमने बिल्कुल एज इट इज़ कर लिया, तीसरा पार्ट भी आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, बट अगर नहीं हो रहा है तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये बी पार्ट कर रहे हैं, तो a + b का मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, 5 यूनिट ये दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 = क्या रख दो, सबकी वैल्यू रख दो, मॉड ए दिया है कितना 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस मॉड भी दिया है 4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 × cos ऑफ थीटा, यही हमको निकालना है बीच का एंगल, ठीक है। तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 25 9 + 16 प्लस ये क्या हो जाएगा 24 × cos ऑफ थीटा। चलो तो 9 + 16 ये कितना हो गया 25 हो गया, और इधर भी 25 है, ठीक है। तो 25 - 25 = 24 cos ऑफ थीटा, सॉरी cos ऑफ थीटा। तो इधर क्या आ गया 0 आ गया, तो 0 = cos थीटा, 24 भी इधर आके 0 हो गया, तो यहाँ से आ गया क्या थीटा = 90 डिग्री। cos थीटा अगर 0 है तो थीटा = 90 डिग्री, 0 to 180 डिग्री के बीच में हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से ऐसे आ गया थर्ड पार्ट का आंसर। तो ये चीज़ें डायरेक्ट अपने को स्ट्राइक होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही है तो फॉर्मूला लगा दो, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, cos थीटा का। चलो भाई एक और एग्जांपल समझते हैं, ये भी HCV का एग्जांपल है। लेट a and b be the two vectors of magnitude 10 unit each if they are inclined to the x-axis at angles 30 degree and 60 degree respectively. Find the resultant. सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि क्या बोल रहा है, ठीक है। उसको एज अ लैंग्वेज जो भी उसका बोल रहा है बहुत अच्छी तरह से उसका लैंग्वेज समझो कि एक जो वेक्टर है मेरे अपने पास दो वेक्टर हैं a एंड b, वो दोनों कैसे हैं, जो a है वो है एक्स एक्सिस एट एंगल 30 डिग्री, ठीक है। वो इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से, अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है तो यहाँ से 30 डिग्री पे मेरा एक वेक्टर a है, ठीक है। यहाँ से ये एंगल है 30 डिग्री, और दूसरा जो वेक्टर b है वो मेरा एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पे है 60 डिग्री पे है, ठीक है। तो ये मेरा जो दूसरा है ये कितना है, ये है 60 डिग्री पे है, ये हो गया मेरा वेक्टर b। दोनों का क्या निकालना है, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इतना दे आर इंक्लाइंड रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रिजल्टेंट। अपने को अगर सिर्फ रिजल्टेंट चाहिए तो क्या लगा दो, अपने को रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, mod ऑफ a + b क्या होता है √a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा।
क्या आपको मॉड ए पता है, क्या आपको मॉड बी पता है, क्या दोनों के बीच का एंगल पता है? मॉड ए मॉड बी दोनों 10 यूनिट ईच दिया है, 10 यूनिट ईच, ठीक है। मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू 10, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? ये पूरा 60 है, ये आधा 30 है, तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री हो जाएगा। वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। चलो, तो वैल्यू रख के अपन सारा आंसर निकाल लेंगे, कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं है। चलो भाई, तो इस तरह से हो गया। इसी तरह के ज़्यादातर बस इतने ही सवाल आते हैं इसमें। बाकी वेक्टर्स का अपने यूज़ आता है जब भी हम पढ़ेंगे रेन मैन प्रॉब्लम और उन सब चीज़ों में क्या होगा, वेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा, तो वहाँ पर हम एक बार दोबारा से वेक्टर को टच करेंगे, ठीक है। बाकी थ्रू आउट जो भी रिजल्ट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एसिलरेशन, ये सारे कैसे हैं? ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। फोर्स हो गया, तो इन सब में वेक्टर का यूज़ आना है। तो इन सब चीज़ों में हमको क्या, डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जहाँ जहाँ पे भी वेक्टर की बात होगी वहाँ पे हमको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात आएगी, तो हमको डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, ये सारी चीज़ें हम जैसे जैसे कोर्स अपना आगे बढ़ेगा तो वो सारी चीज़ें हम सीखते जाएंगे, ठीक है। तो वेक्टर्स में इतना ही है, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आता है वेक्टर में। कॉन्सेप्ट वाइज इतना ही है। बाकी आप एग्जाम्पल चाहो तो आप दुनिया भर के करते रहो, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो तो एग्जाम्पल के लिए हम 1 आध घंटे की अलग से सीरीज़ बना देंगे। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा उसमें परफेक्ट होते जाओगे। तो कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, जितने भी अपने लॉजिक हैं और जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो इतनी हैं। इसी में से जो भी है आगे पीछे करके वो बनाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे वेक्टर का अपन इसको कंक्लूड करते हैं।